हेलो रोहन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग गाइस यूपीपीसीएल जी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने वाले। प्रीवियस ईयर मतलब अगर आप 2022 में देख रहे हो तो इसी साल का ये पेपर है। 28 मार्च 2022 को जो सेकंड शिफ्ट में हुआ था, 2:30 बजे की जो शिफ्ट थी, यहाँ पे मैं हाईलाइट करके रख देता हूँ। ठीक है, ये हमारा पेपर 2 है। ये हमारी 750 क्वेश्चन की सीरीज है गाइस। मैं आपको मेंशन करा देता हूँ, आपके आने वाले 2023 के एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाली है और इससे काफी सारे क्वेश्चन की जो कॉन्सेप्ट है आपको डेफिनेटली वहां पे पूछ जाएंगे। अब देखिएगा गाइस, इसका हमने 750 क्वेश्चन का फ्लो इस तरीके से बनाया कि हर एक पेपर में जो है हमारे पास 150 क्वेश्चन होते हैं। ऐसे मिलाते हुए अगर हम लोग इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 750 कंप्लीटली टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं। 28 तारीख को जो है मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हो पेपर 1 ये हमने ऑलरेडी एनालाइज करके रखा है, इसको अपलोड भी करके रखा है। अगर आपने इसको वॉच नहीं किया होगा तो इसकी प्लेलिस्ट सेपरेटली मैंने बना के रखी है, उसको आप जाके वॉच कर सकते हो। आज के सेशन में हमने पेपर 2 देखिए, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा है। पेपर 2 मतलब जो है 28 तारीख का जो 2:30 बजे का शिफ्ट था उसका हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग 29 तारीख का जो मॉर्निंग शिफ्ट का, उसके बाद में 29 तारीख का जो 2:30 बजे का शिफ्ट था, और हमारे पास जो सबसे बाद लास्ट जो था वो पेपर 5, दैट मीन्स 30 तारीख को जो पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में, वो हम लोग इस तरीके से मिलाते हुए कंप्लीटली पांचों के पांचों पेपर्स को एनालाइज करने वाले डिटेल में। काफी इंपॉर्टेंट है और आपने देखा होगा रिसेंटली काफी सारे एग्जामिनेशन यूपीपीसीएल जी जिस तरीके से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, आपको एनालाइज करना उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है अगर आप आने वाले एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, और उसी के साथ मेंशन कर देता हूँ गाइस, अगर आपको 2021 के सारे पेपर देखने होंगे, देखिए 7 तारीख को जो 2 पेपर हुए थे मॉर्निंग के शिफ्ट में और आफ्टरनून के शिफ्ट में, उसी तरीके से 8 तारीख को जो 9 AM के शिफ्ट में और 2 PM के शिफ्ट में, ऐसे हमारे कंप्लीटली 600 जो क्वेश्चन है हमने इसको भी एनालाइज करके रखा है। ये भी अपलोडेड है गाइस, इसको भी जाके वॉच कर सकते हो। सो अभी हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं भी हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। काफी क्विकली और काफी हम लोग इंटरेस्टिंगली ये 150 क्वेश्चन को एनालाइज करने वाला। अच्छी तरीके से बने रहिएगा गाइस, सेशन को कहीं पे भी स्किप नहीं करना है, सो दैट आप समझ सकोगे कि किस तरीके से यूपीपीसीएल जेईई में क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन से क्वेश्चन जो है आपको स्किप करने के लायक और कौन सी टॉपिक आपको नहीं भी पढ़ा तो भी चलेगा, ये भी मैं मेंशन करा दे दूंगा। क्योंकि अभी रिसेंटली देखा होगा 2022 के ही पेपर में मल्टीपल क्वेश्चन जो है अलग अलग टॉपिक से, मैथमेटिक्स से, जो डिफरेंट टॉपिक से, तो वहां से भी पूछे गए थे। तो उसकी आपको चिंता नहीं करना है, टाइम टू टाइम मैं पूरा गाइडेंस आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। इन दिस अंडरग्राउंड केबल लेइंग सिस्टम कंड्यूट और अ डक्ट और ऑफ अ ग्लेज्ड स्टोन और कास्ट आयरन और कंक्रीट आर लेड इन द ग्राउंड विद द मैनहोल्स एट अ सुटेबल पोजिशन along the cable route. The cable are then pulled into the position from manholes. What is this system? देखिए बोला क्या गया क्वेश्चन में, सिंपल है, पढ़ के समझा देता होगा इस। ठीक है, ऐसा एक अंडरग्राउंड केबल लेइंग सिस्टम है। लेइंग सिस्टम मतलब अगर हम लोग अंडरग्राउंड, देखिए मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये है हमारा अंडरग्राउंड केबल लेइंग सिस्टम। ठीक है, ठीक है, जहाँ से हम लोग एक सेफली हमारे अंडरग्राउंड केबल्स को ले डाउन करते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि इसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं अंडरग्राउंड। ठीक है, तो अंडरग्राउंड है तो हम लोग उसको नॉर्मली हम मिट्टी में तो नहीं लगा सकते, सिंपल सी बात है। तो इस केस में हमारे पास में अंडरग्राउंड केबल लेइंग सिस्टम्स रहते हैं अलग अलग टाइप के। यहाँ पे एक तो वो कंड्यूट रह सकता है, डक्ट रह सकता है, या फिर ग्लेज्ड स्टोन, या फिर कास्ट आयरन, या फिर कॉन्क्रीट का इस तरीके से स्ट्रक्चर। आप देख सकते हो कॉन्क्रीट का स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे जूम करके भी दिखा देता हूँ आपको लगे, देखिए ये कॉन्क्रीट का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया गया। ठीक है, यहाँ पे मैनहोल्स रहते हैं। मैनहोल्स इसलिए मतलब पर्टिकुलर डिस्टेंस में मैनहोल्स रहते हैं कि इसमें अगर एक पर्टिकुलर सेक्शन में मैनहोल्स अगर रहते तो हम लोग यहाँ से इसको ले डाउन करके इसको निकालने के लिए केबल्स को, या फिर उसमें ले डाउन उसमें हमें इंस्टॉल करने के लिए, उसको पास ऑन करने के लिए इस मैनहोल का काम में आता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रहता है केबल रूट के। ठीक है, मान लो केबल रूट है तो एक सर्टेन डिस्टेंस पे वो रहते हैं। ठीक है, और ये जो केबल्स है उसके थ्रू पुल किए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग पोजीशन के। ठीक है, तो ये इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं ड्रॉ इन सिस्टम गाइस। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर जाएगा। इसको हम लोग सॉलिड सिस्टम नहीं, डायरेक्ट लेइंग नहीं, ट्रेइंग सिस्टम नहीं, उसको हम लोग सॉलिड, इसको हम लोग ड्रॉ इन सिस्टम करते हैं, क्योंकि हम लोग इस तरह से मैनुअल्स बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से हम लोग इसको केबल्स को खिंचाई करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। अच्छी तरीके से समझने का, इसमें आपको हर एक क्वेश्चन हिंदी में समझा देता हूँ और आपको भी समझना होगा कि क्या लिखा हुआ करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, देख सकते हो आप। व्हाट फिजिकल चेंज विल हैपन टू द कैथोड ऑफ द लीड एसिड बैटरी ऑन द चार्जिंग। अभी भी हमने रिसेंटली टॉपिक नंबर 25 किया था यूपीपीसीएल जेईई के कोर्स में, उसके अंदर मैंने आपको अच्छी तरीके से जो लीड एसिड सेल है जितने भी क्वेश्चन बन सकते सारे मेंशन कर दिए और वहाँ पे आपको बताया भी था कि आपको ऐसा क्वेश्चन बनेगा करके। और देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा भी जाता है। ठीक है, कि अगर हमारा कैथोड है लीड एसिड बैटरी का, तो उसमें क्या फिजिकल चेंजेस होते हैं, उसका कलर कौन सा चेंज होता है। तो ध्यान में रखिए उसका कलर जो है ग्रे कलर में चेंज होता है। अब देखिए इसी शिफ्ट के जो 2022 का जो पेपर 1 था, जो हमने डिस्कस किया, जो 9 AM वाला शिफ्ट था, उसमें जो एनोड का क्वेश्चन पूछा गया था गाइस।
सेम इन्होंने यहाँ पे कैथोड करा दिया और आपको क्वेश्चन चेंज करा दिया। ओके, अब देखिए लीड एसिड सेल में, ठीक है, जो उसका पॉजिटिव प्लेट रहता है वो लीड पेरोक्साइड का रहता है और वो चॉकलेट ब्राउन कलर का रहता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहाँ पे उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था चॉकलेट ब्राउन। और निगेटिव प्लेट जो वो स्पॉन्जी लीड का रहता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मार्क करके रखिएगा इस, ठीक है। और वो कौन से कलर का रहता है, वो रहता है हमारे ग्रे कलर का, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ऐसा डेफिनेटली पूछा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपको पढ़ना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन काफी सिंपल है गाइस, देखिएगा। एक लैब कनेक्टेड डीसी जनरेटर है जिसमें 8 पोल है, 150 स्लॉट है, 8 कंडक्टर हर एक स्लॉट में। अगर हमारा फ्लक्स पर पोल 0.05 वेबर है तो हमें ईएमएफ जनरेटेड निकालना है अगर हमारी स्पीड 800 आरपीएम। तो काफी कॉमन सा क्वेश्चन है, काफी बार कर चुके। देखिए लैब कनेक्टेड है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, लैब में क्या होता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है। तो अगर हम लोग बैक ईएमएफ का फॉर्मूला भी लिखते हैं, ईबी इज इक्वल टू 5PZN अपॉन 60A। लैब दिखा तो समझ जाइएगा इसको आपको, ठीक है। अगर यहाँ पे सिंप्लेक्स है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये P और A को आपको लिखने की भी जरूरत नहीं, ठीक है, डायरेक्टली कट हो जाते हैं। क्योंकि अगर A इज इक्वल टू B, न्यूमरेटर में हमारे पास में 8 है और डिनोमिनेटर भी हमारे पास में 8 है, तो ये ऑटोमेटिकली कट हो जाता है, लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। 0.05 फ्लक्स की वैल्यूज है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास Z। अब देखिए Z किस तरीके से निकालना है, कितने स्लॉट्स है हमारे पास में, 150 स्लॉट्स है, ठीक है। और हर स्लॉट में कितने कंडक्टर्स है गाइस, 8 स्लॉट्स है, 8 कंडक्टर्स है। तो 150 इंटू 8 वो थे हमारे पास 120 और ये इसका 0, ये हो गया हमारे पास 1200, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी स्पीड कितनी है 800 आरपीएम की, मल्टीप्लाइड बाय 800, ठीक है, डिवाइड करेंगे 60, ओके 60 ये सिर्फ यहाँ पे हमारे पास सिंपली इसका 800 आंसर आ जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। ये 0.05 और ये पूरा एक एलिमिनेट होकर हमारे पास डायरेक्टली 800 इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको सिंप्लेक्स है, ड्यूप्लेक्स है, मल्टीप्लेक्स है तो उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अर्लियर डेज little attention was paid to the motivation content of a work. When was the importance of human relation discovered? देखिए गाइस, बोला क्या गया है, इस तरीके से जो क्वेश्चंस आते हैं आपको एग्जामिनेशन में, अगर आपको इस तरीके से नेक्स्ट ईयर में भी आते हैं तो उसको डर जाने की जरूरत नहीं गाइस, ठीक है। काफी कम चांसेस होते हैं कि काफी सारे एस्पिरेंट्स भी इस तरीके से क्वेश्चंस को करेक्टली मार्क करके है। तो आप समझ जाइएगा, अगर पेपर डिफिकल्ट है, ठीक है, कंफ्यूजिंग है, वो सभी के लिए होता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली कट ऑफ भी आपका कम लगता है, नॉट नेसेसरीली आप इसमें गलत मार्क करके आओ। एक टॉपिक के लिए अगर आप इसको काफी बड़ा एनर्जी अगर आपको स्पेंड करना पड़े तो मैं ये कहूंगा कि आप इसको क्वेश्चन को स्किप करें और मूव ऑन करें आगे वाले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि इसमें आपको मॉरल जो है वो डाउन हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है आप एग्जाम के टाइम पे, और आपको कंफ्यूजन भी होने लगता है, ठीक है। तो नहीं आता है तो स्किप कर देना, अगर आता है तो काफी अच्छी बात है, ठीक है। कुछ कुछ टॉपिक हम भी इसमें कवर अप करेंगे। बोला क्या गया कि काफी कम अटेंशन जो है मोटिवेशनल कंटेंट को दिया जाता था, ठीक है। और इसका जो इंपॉर्टेंस है ह्यूमन रिलेशन का कब डिस्कवर्ड हुआ था, ये 1927 से लेकर 32 के बीच में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में मैंने नीचे दे के रखी है, एक बार पढ़ सकते हो, नॉट नेसेसरीली आपको सेम क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ गुड ऑयल इन द ऑयल सर्किट ब्रेकर ऑफ अ ट्रांसफार्मर मस्ट विथस्टैंड अ सर्टेन वोल्टेज फॉर 1 मिनट। बोला क्या गया कि जो ऑयल रहता है हमारा, ठीक है, ऑयल सर्किट ब्रेकर के अंदर ट्रांसफार्मर में, ठीक है, उसने एक सर्टन वोल्टेज जो है वो 1 मिनट तक विथस्टैंड करना चाहिए, ठीक है। In a standard oil testing cup with a 0.15 inch gap between the electrode, how much is this voltage? ठीक है, तो यहाँ पे कितना वोल्टेज यहाँ पे रहता है, ऐसा हमें क्वेश्चन पूछा गया। अगर हमारे पास 0.15 इंचेस की गैप है तो ओके। देखिए 0.15 इंचेस मतलब ही क्या होता है बेसिकली, अगर हम लोग उसके बात अगर हम लोग कर देते यहाँ पे जो है 4 mm आता है, ठीक है, या फिर हम लोग इसके 0.15 इंचेस, तो ये वन एंड द सेम थिंग होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। इसके एक और स्टैंडर्ड है, कुछ कुछ किट्स में जो है उसका 4 mm या फिर 0.15 इंचेस का भी रहता है, ठीक है। तो उसका वोल्टेज कितना रहना चाहिए, वो रहना चाहिए 30 kV का, सिंपल है। मिनिमम ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है 11 kV 433 वोल्ट ट्रांसफार्मर ऑयल, या फिर डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है उसकी ट्रांसफार्मर ऑयल की, जहाँ पे ऑयल सेफली विथस्टैंड करना चाहिए 1 मिनट तक, वो है हमारा इट शुड बी मोर देन 30 kV, मतलब मिनिमम उसका वोल्टेज होना चाहिए 30 kV का। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें बीडीवी टेस्ट हम लोग उसको कहते हैं, ठीक है, आपने सुना ही होगा, अगर आपने नहीं सुना होगा तो मैं बता देता हूँ। इसको बीडीवी टेस्ट इसलिए कहते हैं कि इसको हम लोग कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट। ओके, ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट में क्या है, हमारी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो रहती है, ठीक है, ऑयल की, कि कितना वोल्ट कितने टाइम तक जो है, ठीक है,
वो ब्रेक डाउन नहीं होता है, कितना टाइम तक वो जो है मैक्सिमम वोल्टेज सहन कर सकता है, ठीक है। तो उसकी ब्रेकडाउन कैपेसिटी कितनी होती है उसको भी टेस्ट करने के लिए BDV टेस्ट आती है, ठीक है। तो उसकी छोटी सी किट आती है, ठीक है, जिसमें हमारे पास मिनिमम अगर हमारे इलेक्ट्रोड्स के बीच में हमारा डिस्टेंस रहता है तो कितने वोल्ट तक कितने मिनट तक वो ब्रेकडाउन नहीं होता है, ऐसे हम लोग इसमें से टेस्ट करते हैं। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। इसमें से कौन सा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल नहीं है, ठीक है। देखिए कंटिन्यूस वेरिएबल जो है, ठीक है, वेरिएबल है जहां पे हमारे पास वैल्यू है मेजरिंग से हम लोग ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, मेजर करते हैं। ओके, तो जो डिस्टेंस हो गया, हाइट हो गया, लेंथ हो गया, ये कंटिन्यूस वेरिएबल है। ओके, यहाँ पे जो वेट हो गया हम लोग मेजर करते हैं, टेम्परेचर को हम लोग कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं, लाइफ टाइम जो इलेक्ट्रिक बल्ब की, ठीक है, वो कितने इसमें रहते हैं, आवर्स में रहती है, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, लेकिन ये हमारा टॉसिंग ऑफ द कॉइन हम लोग नहीं कह सकते इसका, ठीक है। इसमें दो ही हमारे पास पॉसिबिलिटी थे, एक तो रहता है हेड या फिर टेल, ठीक है। ओके, डिस्क्रिट हो गया ये, तो ऑप्शन ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following points are internal cause of over voltage? internal cause of over voltage, ओवर वोल्टेज के आंतरिक कारण कौन से है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया। मेजरली इसमें रहता है स्विचिंग सर्जेस हो गया, एक तो इंसुलेशन आपका फेल हो गया, आर्किंग ग्राउंड है या फिर रेजोनेंस है। इनमें से कोई भी एक कारण हो सकता है कि हमारा ओवर वोल्टेज के कारण इंटरनल, बेसिकली कारण क्या है हमारे ओवर वोल्टेज के, ये ओवर वोल्टेज के कारण हो गया, ठीक है। इंटरनल कॉज ऑफ ओवर वोल्टेज आर मेनली ड्यू टू, ठीक है। देखिए यहाँ पे इफेक्ट आता है तो उसके अलग ये ऑप्शंस रहेंगे। इफेक्ट मतलब उसका परिणाम, कॉज मतलब उसका जो कारण, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। स्विचिंग सर्जेस हो गया, इंसुलेशन फेलियर, आर्किंग ग्राउंड एंड रेजोनेंस, ये ओवर वोल्टेज के मेनली कारण होते हैं। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, डे टैंक इज एसोसिएटेड विद द फ्यूल सप्लाई सिस्टम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पावर जनरेशन सिस्टम। इसमें से कौन से पावर जनरेशन सिस्टम का डे टैंक ये कंपोनेंट जो है एसोसिएटेड है। देखिए डीजल पावर प्लांट का करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे। हाइड्रोइलेक्ट्रिक में डे टैंक नहीं रहता है, आपने सुना होगा, स्टीम में भी नहीं है और गैस टर्बाइन में भी नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये होता है हमारा डे टैंक फ्यूल, ठीक है, फ्यूल डे टैंक। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आप देख सकते हो ये हमारा जो है डीजल पावर प्लांट का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको आपको अच्छी तरीके से समझ लेना होगा कि किस तरीके से ये वर्क करता है करके। ओके, तो फंडामेंटल है, कुछ कुछ कंपोनेंट आपको डायरेक्टली पूछा जाता है, जैसे सर्ज टैंक हो गया, ठीक है, कंडेंसर है, ठीक है, कंडेंसर वगैरह आपके दूसरे भी पावर प्लांट्स में यूज किया जाता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन ऑप्शन वो चूज करते हैं कि जो आपको पर्टिकुलर उसी पावर जनरेशन यूनिट से आपको पूछा जा सकता है करके, ठीक है। तो आपको इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, which of the following is not true for an outdoor substation in the power distribution system। इसमें से कौन सा कथन एक सही नहीं है आउटडोर पावर सबस्टेशन में, ठीक है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, ठीक है। तो देखिएगा द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द इरेक्शन इज मोर। देखिए इसमें से सिंपल है क्या, कौन सा कथन सही नहीं है बोला गया आउटडोर सबस्टेशन के लिए। अगर हमें आउटडोर सबस्टेशन इंस्टॉल करना है तो क्या उसके लिए टाइम ज़्यादा लगता है क्या, नहीं गाइस, ठीक है। ये मोर नहीं लेस रहता है, ठीक है, क्योंकि ओपन स्पेस में हमारे पास कंपोनेंट्स को इंस्टॉल करने के लिए काफ़ी जगह रहती है और हम लोग डायरेक्टली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज मोर स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर द इरेक्शन, ठीक है, ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है, कॉस्ट भी ज़्यादा रहती है। डस्ट एंड डर्ट आर डिपॉजिटेड ओवर द इक्विपमेंट, ये भी कारण सही है क्योंकि ओपन स्पेस में आउटडोर है, ठीक है, तो इसलिए इसका डस्ट हो गया, धूल मिट्टी का आना वो जायज़ है, ठीक है। लेकिन जो टाइम रिक्वायर्ड रहता है वो मोर नहीं है, कम रहता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कुछ फंडामेंटल आप दिमाग लगा कर भी इसको सॉल्व कर सकते हो, अटेम्प्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन अ प्रोडक्ट फॉरकास्टिंग, ठीक है। इसमें से कौन सा कंपोनेंट जो है हमें प्रोडक्ट फॉरकास्टिंग के लिए मदद नहीं करता है, ठीक है। देखिएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा प्रोडक्शन कैपेबिलिटी। हालांकि कंसिडरेशन ऑफ करंट इवेंट, फ्यूचर डेवलपमेंट और एनालिसिस ऑफ पास्ट डेटा है हमें प्रोडक्ट फॉरकास्टिंग के लिए मदद कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्शन कैपेबिलिटी ये नहीं करता है। ऑप्शन यहाँ बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है गाइस, आपको मैं मेंशन कराना चाहता हूँ गाइस, अभी हमने कुछ ही दिनों पहले, एक 2-3 महीनों पहले एक कंप्लीट 1 साल के लिए हमने एक वैलिडिटी वाला एक सुपर एमसीक्यू कोर्स हमने मेंशन किया था। काफ़ी सारे एस्पिरेंट ने इसको सिर्फ एमसीक्यू के नाम पे ही नहीं ज्वाइन किया कि ये सिर्फ एमसीक्यू है करके। देखिए गाइस ये एमसीक्यू नहीं है, हमने इसमें टेबल्स और चार्ट के माध्यम से, आप मैंने मेंशन भी करके रखा था, ठीक है, ओके, विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा एंड थियोरी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो हमने एक क्वेश्चन अगर कवर कराया तो इसके साथ जो टेबल मैंने या फिर चार्ट मैंने मेंशन किया, इसके साथ आपको उसके मल्टीपल क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो सकते थे। इसका अगर हम लोग टाइम की बात करें तो एक लेक्चर हम लोग कह सकते हैं 1 से लेके 1.5 आवर का है, लेकिन इसमें जो है एक क्वेश्चन के साथ आपको मल्टीपल क्वेश्चन प्रिपेयर होते हैं। अभी उसमें कौन से टॉपिक है, सारे जो टॉपिक्स आप देख सकते हो, इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल से हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड डिवाइसेस है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट। ये मेजरमेंट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है
ठीक है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग मटेरियल, ये सिर्फ हम लोग क्वेश्चंस नहीं कर रहे इसके अंदर, ठीक है। ये जो है इसके अंदर हमने एमसीक्यूज के साथ मल्टीपल टेबल्स और चार्ट जिस तरीके से मैं प्रेजेंट कर रहा था वो मैंने प्रेजेंट किया और एक्स्ट्रा डेटा भी दिया, जिसके कारण क्या होता है आपकी पढ़ाई काफ़ी इजीली हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे 28 टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हो, एक बार पॉज करके बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा गाइस। अगर आप सीरियस हो और 2023 में एग्जामिनेशन क्लियर करना चाहते हो तो ये काफ़ी आपको मदद करेगा गाइस, ठीक है। ये सिर्फ क्वेश्चंस नहीं है, इसमें फंडामेंटल थ्योरी और ब्रीफ थ्योरी हमने एक्सप्लेन की है, ओके। यहाँ पे 28 टॉपिक तक हमारे एक्सप्लेन हो चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ जो एक सेशन है पर्टिकुलरली ये हमने नहीं प्रिपेयर किया, यहाँ पे यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज हमने देखा 1 से 2 क्वेश्चन हार्डली आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स की डिमांड थी कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर इसमें इंसर्ट किया जाए, ठीक है। हालांकि आई रूल्स हो गया, हमारा बैटरीज हो गया, ठीक है, और इसमें जो एक मैनेजमेंट का एक सेशन आने वाला है, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पे 28 टॉपिक होना चाहिए, तो मैं मेंशन करा देता हूँ, एक सेकंड। देखिए ऐसे मिलाते हुए हमारे पास 28 टॉपिक्स है, तो यहाँ तक हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन हमने सिर्फ एक ही यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज यहाँ पे इसको चेंज करने के बदले प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर हमने डालने की सोचिए। तो अगर आप चाहते हो कि जिन्होंने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ज्वाइन करके रखा होगा तो उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, या फिर जो आने वाले समय में इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर अभी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो क्या हम लोग इसको यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की जो टॉपिक है इसको हटा के प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर ये इसके अंदर इंसर्ट करा दे, ये पढ़ा दे उसके अंदर, हाँ या नहीं, ऐसा करके मुझे बता दीजिए, ठीक है, कि पीएलसी ऐड करना है या नो, यस आर नो करके, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उनको मैं बता देता हूँ गाइस, इसकी जो प्राइस है 1 साल के लिए सिर्फ 399 रुपीज़ है गाइस। आप देख सकते हो काफ़ी कम प्राइस में आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है और हर एक एग्जामिनेशन के लिए आपको काम में आता है। इसमें सारे सिलेबस ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टेबल्स और चार्ट है, थ्योरी और डेटाबेस क्वेश्चन है, ई बुक भी हमने इसमें फ्री डाल के रखी है जो एप्लीकेशन में ओपन हो सकती है, ठीक है, रिविजन के लिए। तो इसके लिए आपको कूपन कोड जो है मेंशन कर देता हूँ गाइस, JE20 कूपन कोड है, तो जो आपको 499 रुपीज़ का कोर्स है वो 399 रुपीज़ में ही सिर्फ आ जाएगा। फ्लैट आपको 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलने वाला है 20% JE20 कूपन कोड लगाते हुए। 1 साल तक कितने भी बार इस वीडियोस को देख सकते हो, सारे रिकॉर्डेड है, ठीक है, और सारे जो सेशंस है यहाँ तक देख सकते हो सारे अपलोड हो चुके हैं विद इट्स ई बुक, ठीक है। तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अभी आपके पास ऐसा नहीं कि सेशंस आने वाले, अभी सारे रिकॉर्डेड, आप कभी भी जाके देख सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए हमें आपको क्या करना होगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और इसको यहाँ पे ज्वाइन करना होगा। कोई भी क्वेरी आती है तो प्लीज़ मुझसे कम्युनिकेट करके दिखेगा। इस एक भी मैं मेंशन करे तो जितने भी एस्पिरेंट सीरियस है आगे आने वाले जेई के एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए उनको डेफिनेटली ज्वाइन करना है, चाहे वो यूपीपीसीएल को टारगेट कर रहे हो, चाहे वह कोई भी जूनियर इंजीनियर के, चाहे वो कोई भी ए के एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं। ऐसे सारे क्वेश्चन जो है डेफिनेटली एग्जामिनेशन बनते गए, ठीक है, क्योंकि ये जो सारे टॉपिक्स है कंप्लीटली सभी के लिए एप्लीकेबल होते हैं। कुछ कुछ जो टॉपिक्स थे जिसे नॉर्मल स्टेट लेवल में एनवायरमेंटल स्टडीज नहीं पूछा था तो ये आप उसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन आजकल देखा होगा आई रूल्स, CPWD रूल्स तो काफ़ी अच्छी तरीके से हमने कवर कराया गया, तो स्किप मत कीजिएगा, ओके। सो बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहाँ पे हमने किस तरीके से इसको ज्वाइन करना है उसकी प्रोसेस बता दिए। प्ले स्टोर पे जाके ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा सीधा सीधा, और वहाँ से जो है आपको बेसिक डिटेल्स डाल के नाम और नंबर डाल के आपका रजिस्टर करना है। पेड कोर्स सेक्शन में जाना है, कोर्स को सिलेक्ट करना है, कूपन कोड लगाना है JE20 कूपन कोड। इसको लगाने के बाद कोई भी पेमेंट मेथड से पेमेंट करने के बाद एक बार पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो आप होम पेज पर आ जाओगे फिर से, तो एक बार एप्लीकेशन को क्लोज करके फिर से ओपन कीजिएगा। आप इस पेड कोर्स में के सेक्शन में इस कोर्स को जाके वॉच कर सकते हो, सारे वीडियोस देख सकते हो और ई बुक को भी रिकॉल कर सकते हो। आई होप आप इसको डेफिनेटली फायदा उठाओगे, ठीक है। अब देखिए गाइस, देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया। इन द गिवन Lissajous पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन द CRO, व्हाट इज द फेज डिफरेंस ऑफ अप्लाइड सिग्नल। मैंने आपको मेंशन किया था कि एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा, मैंने पढ़ाया भी था ऑलरेडी और आपको सेम पूछा भी गया है, ठीक है। तो ये जो Lissajous पैटर्न हमें आता है, ठीक है, तो ये अगर हमारा 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट पे तो हमारा ये इस तरीके से Lissajous पैटर्न आता है, ठीक है। तो अगर हमारा Lissajous पैटर्न पासिंग थ्रू ओरिजिन आता है तो यहाँ पे फेज डिफरेंस हमारा 0 डिग्री रहता है, ठीक है। अगर हमारा इस तरीके से ऑब्जर्वेशन होता है हमारा, तो इस केस में हमारे पास 30 डिग्री या फिर हम लोग कह सकते हैं कि 330 डिग्री है, ठीक है। या फिर अगर हमारा यूनिट सर्कल है, ठीक है, तो इस केस में हमारे पास में 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री है। अगर हमारा कुछ ऑब्जर्वेशन इस तरीके से आ रहा है तो हमारे पास 150 डिग्री या फिर हमारा 210 डिग्री आता है, ठीक है। या फिर अगर हमारा पासिंग थ्रू ओरिजिन बट हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो उस केस में हमारे पास 180 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट है। इस तरीके से सारे Lissajous पैटर्न आपको पता होने चाहिए, कोई भी एक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास गाइस, विच कंपोनेंट इन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी। ठीक है, काफी बार हमने क्वेश्चन कवर करा है क्या। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि मॉडरेटर ऐसा है कि ये कंपोनेंट है न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो हमारे जो स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन की है, ठीक है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, वो हमारी कम कर देता है, रिड्यूस करता है बाय एब्जॉर्बिंग इट्स एनर्जी। ठीक है, न्यूट्रॉन की एनर्जी एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, मॉडरेटर। ठीक है, द मॉडरेटर हेल्प्स स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस बाय फ्यूजन to sustain the chain reaction, and control load can there be inserted into the reactor core to reduce the reaction rate or withdraw to increase it। ठीक है गाइस, सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन विच टाइप ऑफ डीसी लिंक कॉन्फ़िगरेशन आर पोल्स ऑपरेटेड इन अ पैरेलल विच रिड्यूसेस द इंसुलेशन कॉस्ट। ऐसे कौन से डीसी लिंक कॉन्फ़िगरेशन में बोला गया कि हमारे जो पोल्स है वो पैरेलल में ऑपरेट होता है, जिसके कारण जो है हमारी इंसुलेशन कॉस्ट भी डिक्रीज हो जाती है। तो वो होती है हमारी होमोपोलर लिंक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, होमोपोलर लिंक में यहाँ पे दो कंडक्टर्स रहते हैं, ठीक है, सेम पोलैरिटी के थे जनरली, और ऑपरेट होते हैं विद अर्थ या फिर मेटालिक रिटर्न। होमोपोलर लिंक में जो पोल्स है वो हमारे पैरेलल में ऑपरेट होते हैं, जिसके कारण जो है हमारा इंसुलेशन कॉस्ट भी कम हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये भी हमने इसके अंदर पढ़ा के रखा है, ठीक है, ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आफ्टर द SCR इज लैच्ड ऑन अ सर्टेन मिनिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट इज नीडेड टू मेंटेन कंडक्शन। इफ द एनोड करंट इज रिड्यूस्ड बिलो द मिनिमम वैल्यू SCR विल टर्न ऑफ। व्हाट इज दिस करंट कॉल्ड। ठीक है, मेंशन कर रहे थे। देखिए गाइस, अगर आप इस सेशन को देख रहे हैं और अगर आप थोड़ा सा प्रिपेयर करके रखा है तो प्लीज पॉज करके हर एक क्वेश्चन का आंसर मार्क करने की खुद से कोशिश कीजिएगा। देखिए, इसके कारण क्या होगा कि आपकी खुद की प्रैक्टिस जो है, ठीक है, वो 150 क्वेश्चन की हो जाएगी। इसी के साथ आपको समझ में आएगा कि आप एक बार पॉज करके आपके ब्रेन के ऊपर थोड़ा प्रेशर आएगा और आप सोचने के लगोगे इस तरीके से क्या क्या क्वेश्चन है करके। हालांकि मैं तो समझा ही देता हूँ हर एक क्वेश्चन, ठीक है। पॉज करके अगर आप इसको आंसर मार्क करते हो, अगर आपको सही आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो उसका एक्सप्लेनेशन कहाँ गलत हुआ यहाँ पे आप चेक कीजिएगा, ठीक है। और उसके आपको क्या है, उससे आपका जो एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा साथ ही साथ। देखिए, इस देखते से आपने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मार्क किया होगा। ये है हमारा होल्डिंग करंट। होल्डिंग करंट, लैचिंग करंट के ऊपर एक ना एक एग्जामिनेशन में कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है, कि या फिर होल्डिंग करंट ज़्यादा होता है या लैचिंग करंट ज़्यादा होता है, ऐसा क्वेश्चन बनता है एक तो। नहीं तो एक ऐसा मिनिमम करंट जो रहता है, ठीक है, जो हमारे डिवाइस को ऑन स्टेट में रखने के लिए जो काम में आता है वो रहता है हमारा होल्डिंग करंट गाइस, ठीक है। लैचिंग करंट क्या है, ये हमारा एक फॉरवर्ड बायस SCR है। दैट मीन्स जो फॉरवर्ड बायस SCR का है हमारा लैचिंग करंट इस तरीके से रहता है कि मिनिमम करंट जो एनोड हमारा मेंटेन करना चाहिए कि हमारे कंटिन्यूअस फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में रह सके, ठीक है, विदाउट, जब भी हम लोग गेट को रिमूव करते हैं ना, ठीक है, गेट सिग्नल को जब भी हम लोग निकालते हैं तब वो उतना मिनिमम करंट रहना चाहिए कि वो हमारे इसको जो है SCR को एक कंडक्शन मोड में रख सके, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट का डिफरेंस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि लैचिंग करंट इज ग्रेटर देन द होल्डिंग करंट, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which type of motor is used for improvement of a power factor in case of a static capacitor is expensive for the power system। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। स्टैटिक कॉम्पेंसेशन, बेसिकली स्टैटिक कैपेसिटर जो है हम लोग पावर फैक्टर करेक्शन के लिए यूज करते हैं। अगर ये एक्सपेंसिव हो रहा है किसी सिस्टम के लिए तो हम लोग पावर फैक्टर करेक्शन के लिए सिंक्रोनस मोटर का भी यूज कर सकते हैं। तो सिंक्रोनस मोटर हम लोग लोडेड चलाएंगे, अनलोडेड चलाएंगे, उसके से हम लोग अनलोडेड सिंक्रोनस मोटर को हम लोग पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस करके भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग एब्जॉर्ब कर सकते हैं या फिर डिलीवर कर सकते हैं हमारे रिएक्टिव पावर को, ओके। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कमांड फॉर आइडेंटिफाई करंट डायरेक्टरी इन अ मैटलैब। आइडेंटिफाई करंट डायरेक्टरी का जो कमांड है वो है हमारी PWD। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। मैटलैब का भी सेशन हमने इसके अंदर डाल के रखा है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, कोर्स के अंदर भी अवेलेबल है, जहाँ चाहे आप पढ़ सकते हो, लेकिन आप प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करनी होगी, ठीक है। मैटलैब का जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनते हैं, जनरली इसके कमांड्स के आजकल काफी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उसके आप एक बार कमांड जो है प्रिपेयर करके चले जाइएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रीजन दैट बोथ AC एंड DC वैल्यूज कैन बी मेजर्ड विद अ मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, देखिएगा गाइस, ठीक है, मेजरमेंट के। ऐसा क्या रीजन है, क्या कारण है कि हमारा जो मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट है वो दोनों भी AC और DC वैल्यूज को ही मेजर कर सकता है। आपने देखा होगा कि मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट AC और DC दोनों को ये रीड कर सकता है, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि उसका जो डिफ्लेक्शन है वो प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ करंट के। ध्यान में रखिएगा गाइस, यही इसका एक मेजर रीजन है कि वो हमारे AC और DC भी दोनों पे वर्क कर सकता है, ओके। दैट मीन्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ RMS करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ओके। इसके कारण क्या होता है कि जो हमारा डिफ्लेक्शन है मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट का वो इंडिपेंडेंट है हमारे करंट डायरेक्शन के ऊपर। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइनोसाइडल वोल्टेज। देखिए, एक लिसाजिस पैटर्न पे 2 क्वेश्चन पूछे गए, तो आप देख सकते हो, ठीक है। साइनोसाइडल वोल्टेज अप्लाइड किया गया XOR प्लेट Y
एक्स और वाई प्लेट पे सीआरओ के, जिसमें हमारा पास फेस डिफरेंस 90 डिग्री का आ रहा है, तो कौन सा लिसोजिस पैटर्न फॉर्म होगा सीआरओ स्क्रीन पे। देखिए एक ही कॉन्सेप्ट है गाइस, ठीक है, जिसके ऊपर 2 क्वेश्चन पूछे गए। अगर आपको लिसोजिस पैटर्न पता होते तो एक ही क्वेश्चन 2 बार अलग अलग तरीके से पूछा गया। अभी हमने 90 डिग्री का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तो उसका हमारा किस तरीके से लिसोजिस पैटर्न ऑब्जर्व हुआ था, एक यूनिट सर्कल फॉर्म हुआ था, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या है, एक सर्कल कवरिंग ऑल 4 क्वाड्रेंट्स इक्वली, ठीक है, ये सारे क्वाड्रेंट जो है इक्वली ये कवर कर रहा है। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ लॉन्ग टाइम ओवर करंट रिले। लॉन्ग टाइम ओवर करंट रिले का मेजर एप्लीकेशन क्या है कि वो एज अ बैकअप अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन करके हम लोग यूज कर सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है, अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में एक मैथमेटिक्स से बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो हम लोग बेसिकली जब भी हमारे पास कंप्लीट पांचों पेपर एनालाइज हो जाएंगे तो जितने भी पेपर 1 से लेके पेपर 5 तक जो मैथ्स के क्वेश्चन थे हम लोग उसको सेपरेटली डिस्कस करा देंगे, क्योंकि अगर हम लोग इसको डिस्कस कराएंगे गाइस तो हमें इसकी जो बेसिक फंडामेंटल थियरी भी वो भी पढ़ना होगा। मैं आपको सॉल्व कराने के लिए जो डायरेक्टली सॉल्व करके मेंशन कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको कंफ्यूजन भी हो क्योंकि काफी सारे टर्म्स उससे एसोसिएटेड है। ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन जो है आज के सेशन में वो कंप्लीटली मैथमेटिक्स बेस है, ठीक है, उसको हम लोग ट्राई करेंगे कलेक्टिवली उसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। देखिए गाइस, अगर आपको मैथमेटिक्स को डिफिकल्ट जा रहा होगा पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए तो उसको आप स्किप भी कर सकते हो फॉर अ टाइम बीइंग। लेकिन होता क्या है कि इन सारे क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है और उसके साथ आपके जो बाकी के टॉपिक्स है वो प्रिपेयर नहीं होते। इसलिए मैं मेंशन करा देता हूँ कि नॉट नेसेसरी आप 150 क्वेश्चन पूरे मार्क करके आओ, लेकिन जितने भी आप 130 प्लस क्वेश्चन मार्क करके आते हैं वो आप करेक्ट मार्क करके आइएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन को आपको स्किप करना जरूरी है, ठीक है, नॉट नेसेसरीली आपको हर एक टॉपिक को उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंस देना है करके। हम लोग ऐसा नहीं कह रहे कि इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग उसको डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। जो भी कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है, आने वाले समय में यूपीपीसीएल जेईई के एग्जामिनेशन से पहले वो हम लोग एक कंबाइंड एक अच्छी तरीके से, ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन हो गया, डेरिवेशन हो गया, इस तरीके से हम लोग इसका सेशन लेने की जरूर कोशिश करेंगे, ठीक है। देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर स्टार्टिंग हाई इंटेंसिटी मेटल हैलाइड एंड सोडियम वेपर लैम्प। मेटल हैलाइड और सोडियम वेपर लैम्प्स को स्टार्ट करने के लिए कौन सा इसमें से कंपोनेंट या फिर कौन सा इक्विपमेंट यूज किया जाता है, तो वो हमारा इग्नाइटर रहता है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा इस, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है, हमारा इंस्टेंटेनियस लैम्प इग्निशन के लिए काम में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइडली यूज्ड फॉर स्विचिंग ऑफ पावर सिग्नल्स एज स्टैटिक सर्किट ब्रेकर, ठीक है, तो उसमें हम लोग थायरिस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बोला क्या गया इसमें से कौन सा वाइडली यूज्ड स्विच ऑफ, इट इज बेसिकली बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइडली यूज फॉर स्विचिंग ऑफ पावर सिग्नल एज अ स्टैटिक सर्किट ब्रेकर। स्टैटिक सर्किट ब्रेकर के लिए हम लोग कौन सा इसमें से पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज कर सकते हैं। अगर हमें स्विच ऑफ करना है पावर सिग्नल को तो हम लोग उसके इसमें थायरिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा क्योंकि इसके करंट विथस्टैंड कैपेसिटी काफी ज्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द डायोड, टनल डायोड एंड ट्राइक। ओके, थायरिस्टर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन हमने सेम एज इट इज कवर कराया था गाइस, वेयर कैन वी एम्प्लॉय हाई रेजिस्टेंस मेथड ऑफ आर्क एक्सटेंशन। आर्क एक्सटेंशन के लिए 2 मेथड्स रहते हैं, एक तो हाई रेजिस्टेंस और दूसरे रहते हैं लो रेजिस्टेंस। तो हाई रेजिस्टेंस मेथड जो है हम लोग पर्टिकुलरली डीसी सर्किट ब्रेकर में यूज करते हैं और लो कैपेसिटी एसी सर्किट ब्रेकर में इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास लो रेजिस्टेंस पूछा गया तो वो हम लोग सिर्फ एसी सर्किट ब्रेकर में ही हम लोग उसको इस्तेमाल करते थे। दोनों भी फैक्ट ध्यान में रख लीजिएगा, एग्जामिनेशन में काम में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एक 4 पोल 3 फेज स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर है जिसमें 48 स्लॉट्स है और हमें पूछा गया कि कॉइल स्पैन है, बताया गया कि कॉइल स्पैन 150 डिग्री इलेक्ट्रिकल का है, तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की वैल्यू हमें पता करनी है, ठीक है। तो देखिएगा इसको हमें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना होगा, तो हमारे पास में जो है इसका m का वैल्यू हम लोग सबसे पहले तो फाइंड आउट करते हैं। देखिएगा ओके, m विल बी इक्वल्स टू स्लॉट्स पर पोल पर फेज, ठीक है। स्लॉट्स कितने हमारे पास में 48 पर पोल पर फेज, ठीक है। पोल कितने हमारे पास 4 और फेज कितने हमारे पास 3, तो इसका जो m का वैल्यू आता है ये आता है हमारा 4, ठीक है। बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, बीटा विल बी इक्वल्स टू 150, यहाँ पे 150 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्रीज का हमारे पास स्पैन है, डिवाइड बाय स्लॉट्स पर पोल विच इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 48 डिवाइडेड बाय 4। ओके, तो 180 नॉट 180, यहाँ पे 150 आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो वैल्यू आता है वो आएगा हमारा 12.5। सिंपल, अभी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, इससे हम लोग आसानी से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। KD इज इक्वल टू, ठीक है, साइन m बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय m साइन बीटा बाय 2। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
साइन ऑफ m का वैल्यू कितना है 4 इंटू 12.5 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, m का वैल्यू है 4 साइन ऑफ 12.5 डिवाइड बाय 2। इसका जो वैल्यू बनेगा आपका ये एक्चुअली आता है 0.97, ठीक है 0.961 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको बन सकता है, थोड़ा सी कैलकुलेशन आपको कैलकुलेशन की जो ज़रूरत है यहाँ पे पड़ सकती है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एनर्जी अवेलेबल ड्यू टू द डिफरेंस इन वाटर टेम्परेचर बिटवीन द सर्फेस ऑफ द ट्रॉपिकल ओशन एंड द डीपर लेवल इज नोन एज द ओशन थर्मल एनर्जी। ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेटिंग द ओटी, दैट मीन्स ओशन थर्मल एनर्जी पावर प्लांट। ओशन थर्मल एनर्जी का हमने यहाँ पे एक स्कीमेटिक मेंशन करके रखा है, आप देख सकते हो। तो ये जो है जो डिफरेंस रहता है सरफेस ऑफ द ट्रॉपिकल ओशन एंड डीपर लेवल, डीप लेवल पे और हमारे पास जो वार्म सरफेस रहता है सी वाटर का, इसके डिफरेंस के ही द्वारा हमारा ये ओशन थर्मल एनर्जी पावर प्लांट वर्क करता है। तो इसमें इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज कितना है, ये ऐसा हमें क्वेश्चन पूछा गया, तो हमारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। मिनिमम टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड रहता है ऑपरेट करने के लिए, वो है हमारे पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड का। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। या फिर अगर देखिए ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, या फिर अगर आपको फ़ारेनहाइट में पूछा गया तो 36 हो जाएगा, वो भी वैल्यू ध्यान में रखना होगा, क्योंकि उन्होंने ऐसे क्वेश्चन में किया है कि आपको अगर एक मान लो वैल्यूज है वो दूसरे यूनिट में पूछे गए, सो दैट आपको कंफ्यूजन बढ़ा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग के लिए इसमें से कौन सा कथन सही नहीं, मैंने आपको देखते बराबर निकाल सकते हो आप। ठीक है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज नंबर ऑफ पोल, ये किसके लिए होता है, लैब कंडीशन के लिए। ठीक है, तो यही हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टूल इज यूज्ड फॉर मूवमेंट ऑफ अ कंपोनेंट, टैग, वायर, नंबर एटसेट्रा अलॉन्ग द कनेक्टेड वायर इन ऑटोकैड। ऑटोकैड में अगर हमारा कंपोनेंट, टैग या फिर वायर को अगर हमने एक्सटेंड करना होगा, ठीक है, तो हम लोग स्कूट टूल जो है इसमें यूज करते हैं। ठीक है, स्कूट टूल फ्रॉम द ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट ड्रॉप डाउन मेन्यू। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। टेंशन मत लीजिएगा गाइस, अगर आपको ऑटोकैड में इस तरीके से क्वेश्चंस को नहीं आ रहा है या फिर दिक्कतें जा रही है, ठीक है, तो हमने ऑटोकैड का भी सेशन डाल के रखा है यूट्यूब पे, अगर आपको उसकी लिंक चाहिए होगी तो मुझे मांग लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूँ, या फिर डायरेक्टली आप ऑटोकैड करके इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू सर्च करते हो तो भी हमारा एक चैनल मिल जाएगा, एक हमारा जो वीडियो है वो मिल जाएगा, उसको आप अच्छी तरीके से वॉच कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच टाइप ऑफ हीटिंग इज नॉर्मली यूज्ड फॉर हार्डनिंग, एनलिंग एंड टेम्परेचर ऑफ द मशीन पार्ट्स। तो देखिएगा कौन सी हीटिंग जो हम लोग यूज़ करते हैं हार्डनिंग करने के लिए, एनलिंग या फिर टेम्परिंग करने के लिए मशीन पार्ट्स के लिए, तो वो है हमारा एडी करंट हीटिंग गाइस। ठीक है, तो जो टिपिकल एप्लीकेशन है हमारे इंडक्शन हार्डनिंग, उसमें गियर्स होते हैं, शाफ्ट्स होते हैं, एक्सेल्स हो गए, कैम लोब्स हो गया, स्टैंपिंग्स हो गया, स्पिंडल्स है, ठीक है, सिमेट्रिकल पार्ट जैसे होते हैं, ठीक है, जो आपके गियर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जो इंडक्शन हीटिंग मेथड है, ठीक है, इंडक्शन हार्डनिंग यूज़ किया जाता है एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ पार्ट को स्ट्रेंथ करने के लिए, जिसमें हमारे पास में एक अलॉय स्टील्स आते हैं, कार्बन स्टील्स आते हैं, अलॉय स्टील्स आते हैं, स्टेनलेस स्टील्स आते हैं, ठीक है, पाउडर मेटल्स हो गया, कास्ट आयन, ग्रे आयंस, ठीक है, डक्टाइल आयन या फिर मेलेबल आयंस। ठीक है, तो ये हमारा इंडक्शन हीटिंग के अंदर आता है। हीटिंग की बात करें तो हमने एक सेपरेटली उसका जो टॉपिक है यूपीपीसीएल जे के कोर्स के अंदर हमने पढ़ा के रखा गाइस, आपने देखा होगा। ठीक है, वो आपको जाके देख लीजिएगा। ठीक है, हमने वेल्डिंग भी उसमें अच्छी तरीके से कवर करा है, जहाँ पे आपको आने वाले समय में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, सो बढ़ते हैं अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, व्हाट इज अ मेजर ऑफ मिनिमम मैक्सिमम डिसरप्टिव स्ट्रेस विथ एन ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम। जो हमारा मैक्सिमम डिसरप्टिव स्ट्रेस रहता है ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम में, वो हमारा किस तरीके से मेजर करता है, द मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन द कंडक्टर एंड अर्थ। कंडक्टर और अर्थ का जो मैक्सिमम वोल्टेज रहता है उसको हम लोग कहते हैं मैक्सिमम डिसरप्टिव स्ट्रेस। देखिए, ये तो हो गया हमारे ओवरहेड सिस्टम के लिए। क्या अगर आपको अंडरग्राउंड सिस्टम में क्वेश्चन पूछा है तो आपको पता है, मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, अंडरग्राउंड सिस्टम में जो है जो हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस रहता है, ठीक है, इंसुलेशन पे, वो कहा कि किसके बीच में रहता है, इट इज बिटवीन द कंडक्टर्स। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। ओके, दोनों भी क्वेश्चन हम लोग प्रिपेयर करते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर है 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर मेटल आर्क वेल्डिंग। मेटल आर्क वेल्डिंग के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है बोला गया। ठीक है, तो सिर्फ डीसी सप्लाई ही हम लोग यूज करते हैं, ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगा। मेटल आर्क वेल्डिंग जो है हमारे एसी और डीसी के लिए भी यूज करते हैं। आपको उसका वोल्टेज लेवल भी मेंशन कर देता हूँ, जो हमने इसमें हमारा जो कोर्स है उसके अंदर हमने पढ़ाया था। ठीक है, हमने सारे वेल्डिंग्स के टाइप पढ़ा दिए, उसके जो जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज होते हैं, फिगर्स होते हैं, आपको मैंने मेंशन करा दिया, रिकॉल भी करा दिया। तो 10 एम्पियर से लेके हमारे पास में 500 एम्पियर की तक यहाँ पे करंट लगता है, और अब मैंने वोल्टेज बताया था। अगर डीसी की बात करते हैं तो वो हमारा 50 से लेके 60 वोल्ट
ठीक है। और अगर हमारे एसी की बात करें तो 80 से लेकर 90 वोल्ट ये हमारा सप्लाई वोल्टेज रहता है, ठीक है। तो सिर्फ हम लोग डीसी सप्लाई यूज़ करते हैं क्या? नहीं, हम लोग एसी भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज क्या है? वो है हमारा 400 वोल्ट। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में 3 फेज 3 वायर यूज़ करते, 3 फेज 4 वायर यूज़ करते, या फिर सिर्फ सिंगल फेज यूज़ करते? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ 3 फेज ट्रांसफार्मर। 3 फेज ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ठीक है। इट इज स्लाइटली मोर एफिशिएंट, करेक्ट है, ये एफिशिएंट है, ठीक है। चीपर है क्या? हाँ, ये चीपर है। अगर हम लोग 3 सिंगल फेज के अलग अलग हमारे पास ट्रांसफार्मर लगाए थे, या फिर एक सिंगल 3 फेज ट्रांसफार्मर को कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो कॉस्ट है वो कम लगती है, ठीक है। इट टेक्स मोर स्पेस, नहीं ये गलत हो जाएगा। इट टेक्स लेस स्पेस। इट हैज़ अ 3 लिम्ड कोट, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट ही है। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। पढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 33। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का सबसे अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या कि क्या हमें अचीव करना है? टू प्रोड्यूस द राइट क्वांटिटी ऑफ अ राइट क्वालिटी गुड्स एट द राइट टाइम। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। बाकी सारे स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ मैनेजमेंट का टॉपिक हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आजकल जो है 2 से 3 क्वेश्चन जो हर एक एग्जामिनेशन में बन रहे हैं यूपीएससी के पर्टिकुलरली, तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है और मस्ट भी है। एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स विदाउट 50%, मान लो 53% एस्पिरेंट जो है अभी तक अनसब्सक्राइब्ड है हमारे चैनल से, ठीक है। तो अगर आप रेगुलरली वॉच करते तो प्लीज़ कंसिडर कीजिएगा सब्सक्राइब करने के लिए। मैं काफ़ी कम बार आपसे कहता हूँ, और हमें जल्दी से जल्दी 100K रीच करा दीजिएगा, ठीक है। काफ़ी अप्रिशिएट करूँगा आपकी इसी तरीके से मोटिवेशन, आपका सपोर्ट बनाए रखिएगा गाइस, ठीक है। इसी तरीके से मैं इंटरेस्टिंग कंटेंट और इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है आपके एग्जामिनेशन के लिए वो प्रोवाइड कराते रहूँगा। एक आपका जो सब्सक्रिप्शन है, एक आपका लाइक जो है गाइस, ये मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए सेशन प्रिपेयर करने के लिए, इंटरेस्टिंग टेबल्स और चार्ट बनाने के लिए, और कोर्सेज लाने के लिए, या फिर हम लोग कह सकते हैं जो आपको फैक्चुअल डेटाबेस रहता है, क्वेश्चंस रहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, इन सारे के लिए जो है हमें आपका एक लाइक, एक आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो महत्वपूर्ण रहता है, और इससे हमें डेफिनेटली मोटिवेट होता है, ठीक है। तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे दोनों चैनल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज और कोचिफाई को भी, ओके। कोई भी रिक्वायरमेंट रहती है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलिएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एसी पावर ट्रांसमिशन। एसी पावर ट्रांसमिशन से रिलेटेड इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है बोला गया है? देखिए, AC वोल्टेज कैन बी स्टेप्ड अप और स्टेप डाउन बाय अ ट्रांसफार्मर विद ईज एंड एफिशिएंसी, करेक्ट है। AC वोल्टेज को हम लोग स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन कर सकते हैं, किसकी मदद से? ट्रांसफार्मर की मदद से। AC पावर को हम लोग जनरेट कर सकते हैं हाई वोल्टेज में, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है गाइस। हायर वोल्टेज में भी हम लोग जनरेट कर सकते हैं। मेंटेनेंस जो है AC सबस्टेशन का काफ़ी इजी और चीपर है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और AC लाइन रिक्वायर्स लेस कॉपर देन द DC लाइन, ये तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आपको DC लाइन में 2 ही हमारे पास पोल्स रहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन AC में हमारे पास 3 रहते हैं, 3 हमारे पास फेजेस रहते हैं। एक तो हो गया हमारा R, Y, OB, कहीं के तो हमारे पास न्यूट्रल की भी रिक्वायरमेंट रहती है। तो इन सब की वजह से जो हमारे पास कॉपर रिक्वायरमेंट है वो भी हमारी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग टू द AC पावर ट्रांसमिशन, तो वो है हमारा ऑप्शन डी, DC लाइन रिक्वायर्स लेस कॉपर देन द AC लाइन रिक्वायर लेस कॉपर देन द DC लाइन, ये हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी डिफाइंड एज द वोल्टेज दैट अपीयर्स अक्रॉस द ब्रेकिंग कॉन्टैक्ट एट अ इंस्टेंट ऑफ आर्क एक्सटेंशन। जिन्होंने सबसे पहले जो गए हमारा चैनल लॉन्च हुआ था प्रीवियस ईयर 2021 में, मैंने ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कोर्स कवर करा था। काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको वहाँ से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या होता है, आर्क वोल्टेज क्या होता है, रिकवरी वोल्टेज क्या होता है, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज क्या होता है, ब्रेकिंग टाइम क्या होता है, ठीक है, रिले ऑपरेटिंग टाइम क्या होता है। अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी डिफाइंड एज अ वोल्टेज जो अपीयर होता है हमारे ब्रेकिंग कॉन्टैक्ट में। जब हमारा आर्क एक्सटेंशन होता है, ठीक है, जो ब्रेकिंग कॉन्टैक्ट पे हमारा वोल्टेज अपीयर होता है उसको हम लोग कहते हैं रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज गाइस। ऑप्शन ए जो है हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको आर्क वोल्टेज क्या होता है, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज क्या होता है, ये भी आपको पता होना जरूरी है, ओके, क्योंकि डेफिनेट है आपको हर एक एग्जामिनेशन में पूछा ही जाएगा। सो बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ 2200 2200 वोल्ट 50 हर्ट्ज 440 kVA single phase alternator is 0.5 ohms. On a short circuit, a field current of 40 ampere gives a full load current of 250 amperes.
the EMF on the open circuit with the same field current excitation is 1000 volt. Calculate the synchronous reactance. हमें यहाँ पे synchronous reactance का वैल्यू पता करना है. ओके, जितना आपको बड़ा ये न्यूमेरिकल लग रहा है उतना है नहीं, आपको सिंपली इसका आंसर निकाल सकता हूँ. ठीक है, कोई ज़्यादा इसमें आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत भी नहीं है. सिंपली आप इसका आंसर निकाल सकते हो. जितना ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल बड़ा दिखाई दे रहा है उतने ही शॉर्ट इसका आंसर है. देखिए ZS का वैल्यू हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं. ठीक है, ये हो जाएगा हमारा VOC अपॉन ISC. ठीक है, ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट. ठीक है, तो ओपन सर्किट वोल्टेज कितना है हमारे पास में 1000 वोल्ट है. शॉर्ट सर्किट करंट कितना है हमारे पास में ये दे रहा है हमारा 250 एम्पियर. ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 4 ठीक है, ZS का वैल्यू आया हमारा 4. राइट, तो हम ये X का वैल्यू निकाल रहे हैं. अगर देखिए Z स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर. ठीक है, तो हम लोग X का वैल्यू निकाल सकते हैं अंडर रूट ऑफ Z स्क्वायर जो हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस X स्क्वायर. ठीक है, X कितना है हमारे पास में, यहाँ पे जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है हमारा, दैट मीन्स R क्या है. ठीक है, देखिए हमें निकालना क्या है, X स्क्वायर को निकालना है. हमारे पास Z भी गिवन है और R भी गिवन है. R का जो वैल्यू है वो हमारा 0.5 है. ठीक है, 0.5 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3.69. ऑप्शन जो है यहाँ पे डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा. ओके, तो आप देख सकते हो बाकी जो भी आपको वैल्यूज बताएगी ये आपको सिर्फ कंफ्यूजन कराने के लिए देके रखिए. ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा. सो बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 37. व्हाट आर द गिवन बटन्स नोन इन ऑटो कैड. ये इस तरीके से जो बटन बताया गया इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग एनोटेशन बटन्स कहते हैं. ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा. एक और जो है हम लोग ऑटो कैड का सेशन आपके एग्जामिनेशन से पहले लेके आएंगे जिसके अंदर और हम लोग एडिशनल, एक तो हमने सेशन बना ही दिया, एक और एडिशनल सेशन मेंशन करा देंगे जिसके अंदर कुछ डिटेल क्वेश्चन होते हैं. मे भी हो सकता है कि इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन बन जाए. उसके बियॉन्ड अगर आपको क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो मैं आई वुड रिकमेंड आप डायरेक्टली स्किप कर दो. ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ आपको कि स्किप करा दो, क्योंकि इसलिए कि ऑटो कैड काफ़ी बड़ा एक टॉपिक होता है. इस टॉपिक काफ़ी बड़ा एक सॉफ्टवेयर है जिसमें से चाहे जितने क्वेश्चंस आप बना सकते हो, छोटे छोटे मॉड्यूल से लेके कि ये क्या है, वो क्या है, इसका फंक्शन क्या रहता है. तो उसके लिए आपको कंप्लीटली ऑटो कैड पढ़ने की जरूरत नहीं गई. इसमें मेंशन करता हूँ उतनी जो एनर्जी आप दूसरी जगह लगा दीजिए. नॉन टेक्निकली जीके जनरल अवेयरनेस प्रिपेयर करने के लिए लगा दीजिए. एक क्वेश्चन भी स्किप हो जाता है तो आप वहाँ पे 5 क्वेश्चन को आंसर करेक्ट मार्क करके आ सकते हो. ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए. ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है. हालांकि हम लोग एक सेशन तो करेंगे. ठीक है, ओके. सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन क्या है हमारे पास, in a voltage regulator, a pair of vibrating contacts short circuit a portion of the resistance in the field circuit intermittently. What type of voltage regulator is it? ऐसा कौन सा एक वोल्टेज रेगुलेटर है जहाँ पे हमारे पास में वाइब्रेटिंग कॉन्टैक्ट जो है वो शॉर्ट सर्किट करते हैं एक रेजिस्टेंस को फील्ड सर्किट में इंटरमिटेंटली. तो ऐसा कौन सा रहता है, उसमें हम लोग टेरेल वोल्टेज रेगुलेटर कहते हैं. उसका एक इमेज जो है यहाँ पे भी मैंने मेंशन करा दिया गाइस. ओके, इसमें जो है रैपिडली ओपनिंग और क्लोजिंग होता है कॉन्टैक्ट जो रहता है हमारे शंट सर्किट के अक्रॉस द एक्साइटर ऑफ द रियोस्टेट. ठीक है, इसलिए हम लोग इसको वाइब्रेटिंग टाइप वोल्टेज रेगुलेटर भी कहते हैं. जनरली इसको वाइब्रेटिंग टाइप वोल्टेज रेगुलेटर भी कहते हैं, टेरिल वोल्टेज रेगुलेटर को. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द करेक्ट टाइप ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर फ्रॉम द गिवन फिगर. ओके, इसमें से करेक्ट टाइप ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर हमें चूज करना है. यहाँ पे जो इमेज मेंशन करके रखिए ये वाली इमेज है और यहाँ पे हमारा कौन सा लाइटनिंग अरेस्टर है ऐसा हमें पूछा गया क्वेश्चन में. सिंपल है, ये हमारा वर्ल्ड टाइप ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर है. ये भी जो हमने ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का कोर्स और जो रेगुलर सेशन किए थे उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था. काफ़ी सिंपल है. और देखिए यहाँ पे जो रजिस्टर्ड एलिमेंट रहता है, ठीक है, वो किसका बना रहता है, वो रहता है हमारा सिलिकॉन कार्बाइड का. ओके, इंपॉर्टेंट है. और ये कंप्लीटली जो अरेंजमेंट है ये कौन से गैस में फिक्स किए जाते हैं, नाइट्रोजन गैस हो गया या फिर हमारे SF6 गैस में हमारे इसको एनक्लोज किया जाता है. ठीक है, तो ये हमारा वॉल टाइप ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर. इसी तरीके से आपको मेटल ऑक्साइड एक्सपल्शन टाइप, ऑक्साइड फिल्म टाइप ऑफ अरेस्टर, इन सारे वोल्टेज रेंजेस और सारे जो इसके स्कीमेटिक है वो आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको बन सकता है कि आपको सिर्फ एक फिगर दे दिया जाए और आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए. सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 40. Which of the following is defined as a distance in terms of the number of armature conductor in which a coil advances on the back of the armature? क्वेश्चन सिंपली आपको डेफिनेशन के माध्यम से पूछा गया है. ओके, which of the following is defined as a distance in terms of a number of armature conductor in which a coil advances on the back of the armature? उसको हम लोग कहते हैं बैक पिच गाइस. ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा. फ्रंट पिच, बैक पिच, कॉइल पिच और पोल पिच, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. ओके, इंपॉर्टेंट है.
अगर देखिए एक हम लोग ऐसा टर्न भी मान लेते, मैं आपको यहाँ पे मेंशन करें तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा क्विकली। ओके, यहाँ पे एक कनेक्ट हो गया, एक सेकंड हमारे पास एक पिच है, सेकंड टर्न है हमारे पास। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा कंप्लीट, एक मान लो एक वाई बी हो गया, ठीक है, और ये हो गया हमारा फ्रंट पिच, ठीक है, फ्रंट पिच बिटवीन दिस, ये यहाँ से यहाँ तक सिर्फ। ओके, और ये हो गया वाई आर। ओके, तो जो बैक पिच होगी ये होगी हमारी वाई बी। ओके, ये है हमारी वाई बी, इतनी होगी हमारी बैक पिच। यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। इसको हम लोग और डिटेल में जानेंगे गाइस एक आध सेशन अल्टरनेटर का लेके, पर्टिकुलरली इसके जो वाइंडिंग है और पोल पिच पोल शू क्या होता है इसका हम लोग सेशन जरूर करेंगे। अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ मुझे मेंशन करा दीजिएगा, जल्दी से जल्दी ट्राई करता हूँ कि इसका सेशन में अपलोड करा दूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in a variable reluctance stepper motor the number of winding in a stator is 10 and the number of stator teeth in a rotor is 8, calculate the step angle। काफी बार हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, एक ही सेशन में एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन पूछे गए, आपको एंड में भी एक क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा सिंपल है लेकिन फॉर्मूला से भी, फॉर्मूला क्या रहता है, बीटा इज इक्वल टू NS माइनस NR इंटू 360 डिग्री डिवाइड बाय NS इंटू NR, ठीक है, NS इंटू NR। ओके, तो नंबर ऑफ स्टेटर टीथ कितने हैं हमारे पास में, ठीक है, वो है हमारे पास 10 माइनस 8 नंबर ऑफ रोटर टीथ्स है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 360 डिवाइड बाय NS इंटू NR विच इज 8। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा 9, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये हो गया हमारा स्टेप एंगल फॉर अ वेरिएबल रिलैक्सेंस स्टेपर मोटर। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंपोनेंट इन अ विंड पावर प्लांट कंट्रोल्स द एंगल ऑफ ब्लेड्स whenever the wind changes by rotating the angle of blades to cut the maximum wind। काफी फंडामेंटल क्वेश्चन था गाइस, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको एक चीज पता ही हो, ठीक है, देखिएगा जरूर। एक हमारे विंड पावर प्लांट का ऐसा एक कंपोनेंट है, ठीक है, ऐसा का हमारा हम लोग किसी इक्विपमेंट या फिर कंट्रोल मैकेनिज्म है जो हमारे ब्लेड्स के एंगल को चेंज करता है। जब भी मान लो यहाँ से विंड आ रही है, ठीक है, तो विंड को कट करना है या नहीं करना है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसको हम लोग कहते हैं पिच ड्राइव। पिच ड्राइव क्या करता है हमारे, ये देखिए पिच सिस्टम यहाँ पे कनेक्टेड होती है, ब्लेड्स हमारे इस एंगल में कनेक्टेड है या फिर हमारे एक पर्टिकुलर उसने एंगल चेंज कर दिया जितना, अगर मान लो ब्लेड इस तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम विंड कट होगा। ओके, अगर ब्लेड्स हमारे कुछ इस तरीके से ये है तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम विंड जो है कट होगा। तो इसके जो एंगल है, ये जो एंगल चेंज होता है यहाँ पे पर्टिकुलरली, इसको हम लोग पिच सिस्टम को कंट्रोल ही करते हैं, ठीक है, पिच सिस्टम हम लोग इसको कहते हैं। एक एंगल चेंज करते हैं हमारे ब्लेड के। लेकिन अगर आप कोई कंप्लीटली इस नेसल को, ये यहाँ पे जो ये रहता है ना कंप्लीट इसका जो पीछे का पोर्शन रहता है, इसको हम लोग कहते हैं नेसल गाइस, ठीक है। यहाँ पे एक आदमी जो घर जितना यहाँ पे स्पेस रहता है, हालांकि अब हम लोग नीचे से देखते हैं तो काफी छोटी लगती है वो, बट लेकिन यहाँ पे घर जितना स्पेस रहता है, यहाँ पे एयर कंडीशनिंग यूनिट, ठीक है, यहाँ पे स्पेस रहती है, ये सारे यहाँ पे हमारे पास जनरेटर, कंट्रोल बॉक्स, गियर ड्राइव, ये सारी चीजें रहती है, हम लोग यहाँ से मूव ऑन भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो इस कंप्लीटली इस असेंबली को अगर हमें इधर से उधर करना होगा, यहाँ से या फिर इधर चेंज करना होगा डिपेंडिंग अपॉन द एयर डायरेक्शन, तो यहाँ पे इसको काम में आता है, यहाँ पे यार ड्राइव आता है, क्योंकि यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। यहाँ पे यार कंट्रोल होती है। यार कंट्रोल क्या होती है, मान लो इस तरीके से हमारा चेंज करना, ठीक है, हॉरिजॉन्टली। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। इसको भी काफ़ी अच्छी तरीके से एनिमेटेड वे से हमने इसके अंदर कोर्स के अंदर पढ़ाया गाइस, ठीक है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर, वहाँ पे अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन जो है आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर बनते गाइस, ना कि आपको मल्टीपल क्वेश्चन प्रिपेयर करना, इसलिए हमने कॉन्सेप्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी तरीके से आपको फ्रेम करके बन सकता है, रिपीटेटिव क्वेश्चन नहीं आते एग्जामिनेशन में, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युटेशन इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ कम्युटेशन या फिर रेजोनेंट कम्युटेशन और लोड कम्युटेशन। मैंने काफी बार कवर करा है गाइस। 2 कम्युटेशन रहते हैं, एक तो नेचुरल हो गया या फिर फोर्स्ड हो गया। उसमें हमारे पास टाइप आते हैं ए, बी हो गया, सी हो गया, डी या फिर ई। मैंने आपको नाम बताए थे, ए को हम लोग क्या कहते हैं सेल्फ या फिर लोड कम्युटेशन, बी को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस पल्स कम्युटेशन, सी को कॉम्प्लीमेंट्री कम्युटेशन, डी को इम्पल्स कम्युटेशन और ई को एक्सटर्नल पल्स कम्युटेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, वो है हमारा एक्सटर्नल जो क्लास ए टाइप ऑफ कम्युटेशन। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। सो देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, 132 kV ट्रांसमिशन लाइन हैज द फॉलोइंग डेटा, वेट ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू 680 किलोग्राम पर किलोमीटर, लेंथ ऑफ द स्पैन इज 260 मीटर एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज 3100 किलोग्राम, सेफ्टी फैक्टर इज इक्वल टू 2 एंड व्हाट विल बी द सैग। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें सैग ही पूछा गया किस तरीके से, और बाकी भी सारे वैल्यूज हमारे पास बताई गई है। ओके, तो देखिए
सबसे पहले तो हमें वर्किंग टेंशन क्या है वो हमें निकालना होता है, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला रहता है, ठीक है, सैग इज इक्वल टू WL² अपॉन 8T, राइट। ओके, तो वेट कितना है हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास बताया गया। अगर हमें टेंशन निकालना रहता है तो हमें टेंशन किस तरीके से निकालते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ अपॉन सेफ्टी फैक्टर। अल्टीमेट स्ट्रेंथ अपॉन सेफ्टी फैक्टर। ओके, तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितना है हमारे पास में 3100 डिवाइड बाय सेफ्टी फैक्टर कितना है 2, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपको ये बात ध्यान में रखनी है, इसका जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा हमारे पास 1550, राइट। ये आ गया हमारे पास। अब हम लोग सारे वैल्यू जो है इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देते तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर है जो सैग है वो आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा वेट कितना था हमारे पास में 0.68, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 0.68 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ कितना है हमारे पास 260 स्क्वायर डिवाइड बाय हमारे पास 8 इंटू टी का जो वैल्यू आया 1550। इसको अगर आप सॉल्व कर ले तो आपको जो वैल्यू मिलता है वो होगा 3.7 मीटर्स। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। आई होप आपको इसका करेक्ट आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्शन ऑफ अ पोलराइजेशन बाय एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेस इज नोन एज अ पीजोइलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज द रिवर्स फिनोमेना टर्म्ड एज? द प्रोडक्शन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ द बाय द एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेस इज नोन एज अ पीजोइलेक्ट्रिसिटी। जब हम लोग मैकेनिकल स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, हम लोग कह देते हैं इस पर्टिकुलर क्रिस्टल को, तो वहाँ पे हमारे पास पीजोइलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होते हैं। इसी के रिवर्स फिनोमेना को क्या बोला गया है, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्ट्रिक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोस्ट्रिक्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। यहाँ पे डिफ्यूजन, रिकॉम्बिनेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक ये तीनों भी ऑप्शन पढ़ के भी एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर इज अ वेरिएबल कन्वर्टर विद अ व्हाट, ठीक है। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, ठीक है, PWM VSI की बात किया गया। पल्स मॉड्यूलेटेड वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर ये एक हमारा वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर है विद अ डायोड रेक्टिफायर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, किस तरीके से पूछा गया है, इसलिए मैं आपको मेंशन कर रहा था हमेशा गाइस कि आपको फंडामेंटल के ऊपर ध्यान देना होगा कि वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर अगर आपको उसका सर्किट डायग्राम अगर पता होगा, ठीक है, तो एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर है जहाँ पे हमारे पास डायोड रेक्टिफायर जैसे भी वो वर्क करता है। बेसिकली अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस का फ्रेमिंग करके ही आपको कन्फ्यूजन का क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्वेश्चंस को फ्रेम अप किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टेपिंग मोटर हैज 8 मेन पोल्स विच हैव बीन castled to have 4 teeth each. If the rotor has a 45 teeth, calculate the stepping angle. हमें स्टेपिल एंगल पूछा गया, ठीक है। अब देखिए गाइस, हम लोग इसका सोल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले तो हमें स्टेपिंग मोटर का एक और क्वेश्चन इसके पहले हमारा हो चुका है, उसी के साथ मैं आपको फॉर्मूला फिर से रिकॉल कर देता हूँ। बीटा इज इक्वल टू NR माइनस NS। देखिए डिफरेंस हो सकता है, आप NS माइनस NR भी ले सकते हो, ठीक है। NR माइनस NS अपॉन NS इंटू NR मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री, ठीक है। अभी हमारे पास में रोटर के ऑलरेडी टीथ्स हमारे पास बताए गए, ओके। और NS जो है, ठीक है, यहाँ पे 8 पोल्स है और यहाँ पे 4 टीथ्स है ईच, ठीक है। तो वो 4 इंटू 8 विल बी 32, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास में स्टेटर के लिए, ओके। तो इसके फॉर्मूला में हम लोग सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। NR कितना है हमारे पास में 45 टीथ्स है, 45 माइनस 32 डिवाइड बाय 45 इंटू 32 मल्टीप्लाइड बाय 360, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर आता है वो आता है हमारा 3.25 डिग्री। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने रहते हैं, हाइब्रिड स्टेपर मोटर के हो गए, चाहे फिर और कोई भी वे में आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा सकता है। काफी बार क्या होता है, आपको बीटा का वैल्यू दे दिया जाता है, NS या फिर NR का वैल्यू पूछा जाता है पर्टिकुलरली, ओके। बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट 3-फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। काफी सिंपल है, नॉट ट्रू बोला गया। अरे ये काफी एक फेमस ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, यूपीपीसीएल का काफी एक चाहिए था ये क्वेश्चन। हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें 3 ऐसे ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि जो ट्रू है और एक हमारा गलत रहता है, ओके। अब देखिए 3-फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की बात करें तो इसका सबसे गलत कथन क्या हो जाएगा कि हमारा रोटर कॉपर लॉसेज है वो हाई है एंड हैज लेस एफिशिएंट। गलत है गाइस, यहाँ पे रोटर कॉपर लॉसेज कम रहते हैं और ये हमारा एफिशिएंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में ये क्या है कि हमारा इसमें जो मोटर में काफ़ी कम मेंटेनेंस रहता है, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे स्लिप रिंग्स की ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है। स्लिप रिंग्स प्रेजेंट नहीं रहता, ठीक है। कंस्ट्रक्शन काफ़ी सिंपल और काफ़ी रगड़ रहता है, ओके। ये हमारे पास इसके एडवांटेजेस बनते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ वोल्टेज रेंज फॉर विच स्क्रीन केबल इज सुटेबल फॉर अंडरग्राउंड
पावर ट्रांसमिशन। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया गाइस कि बेल्टेड केबल्स, स्क्रीन केबल और प्रेशर केबल कहाँ पे यूज़ किया जाता है। ओके, अगर अप टू 11 केवी है तो हमारा बेल्टेड केबल यूज़ करते हैं हम लोग, बेल्टेड केबल्स यूज़ करते हैं। ओके, अगर हमारा स्क्रीन केबल है, ठीक है, तो वो उसका रेंज क्या रहता है 22 से लेके 66 केवी। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्क्रीन केबल का इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अभी हमारे पास में जो लास्ट रहता है प्रेशर केबल्स, वो बियॉन्ड 66 केवी के लिए हम लोग यूज करते हैं। प्रेशर केबल जो है बियॉन्ड 66 केवी के लिए यूज करते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन है। तीनों भी ऑप्शन ध्यान में रख लीजिएगा, कुछ भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में बन सकता है। ओके, सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पार्टिकल इन अ टाइम t सेकंड इज गिवन बाय s इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3, फाइंड द t व्हेन द वेलोसिटी बिकम्स जीरो। ठीक है, अब देखिए वेलोसिटी बिकम्स जीरो बोला गया। ठीक है, यहाँ पे जीरो है। ओके, अब देखिए ds बाय dt क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3। ओके, जीरो विल बी इक्वल टू, इसको हम लोग डेरिवेट करेंगे तो 2t। ठीक है, इसको आपको फंडामेंटल फॉर्मूला पता होना चाहिए इस डेरिवेटिव का, ये हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो t विल बी इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2 विच इज t विल बी इक्वल टू 6 सेकंड्स। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आउटपुट ऑफ अ लाइन फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर ऑल्सो कॉल्ड द फेज कंट्रोल कन्वर्टर्स कंटेन्स एन AC रिपल दैट इज मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी रहती है हमारे पास 50 हर्ट्ज। आउटपुट जो है हमारे लाइन फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर का, जो हमारे फेज कंट्रोल कन्वर्टर कहते हैं हम लोग उसको, उसमें AC रिपल रहता है जो कि मल्टीपल रहता है हमारे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द, देखिए ये सेम क्वेश्चन जो गाइस 2 बार क्वेश्चन पूछा गया सेम पेपर में। ठीक है, देखिएगा मैं आपको एंड में भी ये क्वेश्चन कवर कराऊंगा। व्हाट शुड बी द क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन कितना होना चाहिए, इट शुड नॉट बी ईदर लेस देन 2.5 mm² और हाफ ऑफ द इंस्टॉलेशन कंडक्टर साइज। एक तो वो 2.9 mm² से कम नहीं होना चाहिए, या फिर उसकी जो साइज है वो कंडक्टर साइज के हाफ नहीं होनी चाहिए। ये हमारी मैंडेटरी कंडीशन है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक बंट मोटर है हमारी जिसको रिवाउंड किया गया है लोअर साइज कंडक्टर के साथ में एज कंपेयर टू द ओरिजिनल वन, हाउ विल इट अफेक्ट द लॉसेस इन अ स्टेटर व्हेन द कंडक्टर साइज इज रिड्यूस बाय 50%। ठीक है, ये आपको मैंने एज अ होमवर्क करके दिया था गाइस, एक बार आपको उसका फिर से अटेम्प्ट करके देख लेना है, काफी सिंपल है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। एस्पिरेंट ने इसका जो आंसर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों भी ऑप्शन छोड़ के तीनों भी ऑप्शन को मार्क किया, ये ऑप्शन डी सिलेक्ट ही नहीं किया। आप सोच सकते हो काफी फंडामेंटल क्वेश्चन है गाइस। इसके लिए एक आपको ये मेंशन कर देता हूँ कौन से फॉर्मूले यूज करना होगा। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, ये फॉर्मूला लगा सकते हो। R इज इक्वल टू रो L बाय ए, ये 2 फॉर्मूले से आप इसके आंसर निकाल सकते हो गाइज। आप अटेम्प्ट कीजिएगा, जरूर नहीं आता है तो आप टेलीग्राम सेक्शन से मुझे पूछ सकते हैं, हम लोग इसका सॉल्यूशन करा देंगे। ऑलरेडी मैंने आपको क्वेश्चन मेंशन करा दिया, लेकिन आपको प्रिपेयर जरूर करना है इसका। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच थ्योरी प्रिज्यूम्स दैट एनी गिवन एक्टिविटी delineated in a network is unlikely to be completed on time। उसको हम लोग कहते हैं PERT। PERT थ्योरी बताते हैं। PERT का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोग्राम मैनेजमेंट एंड रिव्यू टेक्निक। प्रोग्राम मैनेजमेंट एंड रिव्यू टेक्निक। ओके, ये इसका PERT का फुल फॉर्म होता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर कॉस ऑफ 3x dx। इसका आप सॉल्यूशन खुद भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो कुछ मैथमेटिक्स के बेस्ड क्वेश्चन है वो हम लोग एंड में एक सेपरेट सेशन के माध्यम से करा लेंगे, सो दैट हमारा एक फॉर्मूला भी उसके अंदर कवर अप हो जाएगा और आपको आने वाले एग्जामिनेशन के लिए भी प्रिपरेशन के लिए मदद हो जाएगी। क्योंकि होता क्या है कि अगर हम लोग एक इंटीग्रेशन का यहाँ पे सॉल्यूशन तो हम लोग कवर कर लेंगे, लेकिन इसी के साथ अगर कुछ और भी बेसिक क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपको नहीं आ सकते। ठीक है, उसके लिए हमें पर्टिकुलर थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, फंडामेंटल पढ़ना कंपलसरी है। ठीक है, अगर आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है, तो काफी अच्छी बात है गाइस। अगर नहीं आता तो मेरे सेशन के लिए बने रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेजेस ऑफ अ बॉल बेरिंग। बॉल बेरिंग का इसमें से कौन सा एक डिसएडवांटेज है, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे नॉइस प्रोड्यूस करता है। इट प्रोड्यूसेस मोर नॉइसेस। ठीक है, देयर लाइफ इज शॉर्ट, ये गलत हो जाएगा। दे हैव अ हाई फ्रिक्शन लॉस, गलत है। दे रिक्वायर मोर मेंटेनेंस, ये भी गलत है। ठीक है, सबसे मेन ड्रॉबैक क्या है कि उसकी जो कॉस्ट है, ठीक है, कॉस्ट और उसका पर्टिकुलरली जो नॉइस रहता है, ठीक है, हाई स्पीड मोटर्स पे वो ज़्यादा रहता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर एट रूम टेम्परेचर। इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी बताइए। अब देखिएगा क्वेश्चन कैसे बन सकता है, एक तो ये ओम सेंटीमीटर से, नहीं तो आपको सीमेंस पर इसमें आपको क्वेश्चन बन सकता है सीमेंस पर सेंटीमीटर में। ठीक है, तो यहाँ पे इंसुलेटर की रूम टेम्परेचर पे कितने रेजिस्टिविटी रहते हैं, बिटवीन 10⁻⁹
9 से लेकर 10⁻18 ओम सेंटीमीटर्स के लिए। मैंने आपको बताया था रेजिस्टिविटी का ये हमारा यूनिट है ओम मीटर्स में, ठीक है, ओम सेंटीमीटर भी रह सकते हैं। यहाँ पे आपको इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और मेटालिक कंडक्टर्स के बीच में किसका कितने रेंज में हमारा रेसिस्टिविटी रहता है, ये हमने यहाँ पे मेंशन करा देगा। यहाँ पे ओम सेंटीमीटर्स में, और यहाँ पे जो है कंडक्टिविटी सिग्मा, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सिग्मा, और सीमेंस पर सेंटीमीटर, यहाँ पे भी वैल्यूज बताई गई, जस्ट इनवर्स ऑफ दिस, ठीक है, क्योंकि रेसिस्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक 12 पोल 3 फेज अल्टरनेटर है, ड्राइवर एट अ स्पीड ऑफ 500 आरपीएम सप्लाई करते हैं हमारा पावर 8 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर को। कैलकुलेट करना है हमें स्पीड अगर हमारी स्लिप है 0.03% के। सिंपल है गाइस, ठीक है। एनएस का वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं हम लोग, ओके। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, 12 पोल्स गिवन है, ओके। और यहाँ पे जो सिंक्रोनस स्पीड है, ठीक है, वो है हमारे पास 500 आरपीएम, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, ये फॉर्मूला से NS इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाइड बाय F डिवाइड बाय P, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, 500 इक्वल्स टू 120 मल्टीप्लाइड बाय F डिवाइड बाय नंबर ऑफ पोल्स कितने 12। तो F का जो वैल्यू आएगा वो रहेगा हमारे पास 50 हर्ट्ज, ठीक है। ये आ गया हमारे पास वैल्यू, लेट मी चेंज द कलर, ओके। अब देखिएगा यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स कितने इंडक्शन मोटर में, वो है 8 पोल, ओके। और जो सिंक्रोनस स्पीड है इंडक्शन मोटर की वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास 120 इंटू F कितना है, फ्रीक्वेंसी है 50 डिवाइड बाय 8, ये आ गया हमारे पास में 750 आरपीएम, ओके। अब हमें पूछा गया है स्लिप हमारे पास में 0.03, ठीक है। अगर हम लोग परसेंटेज में निकालते हैं तो उसको 3% हो जाएगी, करेक्ट। अब देखिएगा यहाँ पे जो फुल लोड स्पीड रहेगी NR वो कितना रहेगा, ठीक है, 750 इन ब्रैकेट 1 माइनस 0.03। इसका जो आंसर आता है वो आता है 727.5 आता है, ठीक है, जो कि हमारे ऑप्शन डी में बताया गया, ठीक है। नियरली इक्वल्स टू 730 भी आता था तो भी हमारा आंसर यहाँ पे करेक्ट रहता था, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। क्वेश्चन क्या हमारे पास में, 2 वाटमीटर मेथड इज यूज्ड टू मेजर द पावर ऑफ अ 3 फेज बैलेंस लोड। The reading of the first and second wattmeter is 20 watts and 10 watts respectively. What is the power factor of the load? काफ़ी सिंपल है, 2 वाटमीटर मेथड यूज़ किया गया हमने, ठीक है, 3 फेज पावर मेजरमेंट के लिए बैलेंस लोड का। रीडिंग जो है फर्स्ट और सेकंड वाटमीटर के 20 और 10 है, ठीक है, मतलब एक जो है दूसरे के हाफ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा पावर फैक्टर कितना रहेगा गाइस, एक टेबल याद कीजिएगा, यहाँ पे हमारा पावर फैक्टर रहेगा 0.866। यहाँ पे ये कंडीशन हमें सेकंड कंडीशन देखनी पड़ेगी कि W1 इज ट्वाइस ऑफ W2, या फिर हम लोग कह सकते हैं W2 इज अ हाफ ऑफ W1, ओके। W1 ये मान लेते हैं 20 वाट्स है, ठीक है, तो W2 जो है आ रहा है हमारा वो 10 वाट्स है, इसके जस्ट हाफ है। तो ये कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई होती है, ये होती है हमारे, ठीक है। पावर फैक्टर एंगल कितना रहेगा 30 डिग्री, और उसी के रिस्पेक्टिवली जो हमारा पावर फैक्टर बनेगा वो 0.866। ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जामिनेशन में आपको 1 मार्क डेफिनेटली दिलाते हैं। जहाँ पे भी हमारे पास 2 वाटमीटर मेजरमेंट ऑफ 3 फेज पावर का जो हमारा कॉन्सेप्ट बनता है वहाँ पे हमारा डेफिनेटली क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट आ जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ अ अंडरग्राउंड केबल हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मॉइस्चर, गैसेस और अदर डैमेजिंग लिक्विड लाइक एसिड्स, अल्कलीज इन द सॉइल। जमीन में होने वाले अल्कलीज या फिर एसिड या फिर मान लो कोई भी गैसेस है, मॉइस्चर है, ठीक है, उससे केबल को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेटालिक शीट। ये होती है हमारी मेटालिक शीट का, ठीक है, ये होती है पर्टिकुलर मेटालिक शीट। ये क्या करती है हमारे इस केबल को, इस कंडक्टर को, इस इंसुलेशन को प्रोटेक्ट कराने का काम कराती है फ्रॉम द गैसेस, मॉइस्चर या फिर अदर डैमेजिंग लिक्विड लाइक अल्कलीज एंड एसिड। अगर आपने सेशन नहीं देखा होगा तो आप काफ़ी बड़ा जो टॉपिक है इलेक्ट्रिकल केबल का ये मिस कर रहे हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूट्यूब पर जाके देख लीजिएगा, इससे आपको डेफिनेटली फायदा होगा। और इसी तरीके से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। मैंने काफ़ी बार आपको रिकमेंड किया, बट फिर भी अगर नए एस्पिरेंट्स होंगे जो हमसे फर्स्ट टाइम जुड़ रहे उनको मैं बताना चाहता हूँ। ये जो हमारा सेशन है ये यूट्यूब पे अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नॉर्मल गैप बिटवीन द रोटर एंड द स्टेटर ऑफ द मोटर, ठीक है। रोटर और स्टेटर के बीच में कितनी गैप रहती है नॉर्मली, ठीक है। यहाँ पे देखिए गाइस ये फ्यू मिल्स, ये मिलीमीटर्स नहीं गाइस, ठीक है, ये थोड़ा सा इन्होंने और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, ठीक है, आई डोंट नो क्यों, बट ये मिल्स और mm में डिफरेंस आता है। अब देखिए मिल्स मतलब कितना mm होता है, ठीक है, ये 1 mm मतलब जो होता है कितना मिल्स होता है, ठीक है, वो होता है 39 हम लोग कह सकते हैं कि 37, ठीक है।
तो यहाँ पे सिंपल उन्होंने पूछ लेना चाहिए था एमएम के माध्यम से, बट देखिएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा स्टेटर और मोटर का जो स्टेटर और रोटर के बीच में जो नॉर्मल एयर गैप रहती है, ठीक है, वो कितनी रहती है, फ्यू मिल्स टू 50 मिल्स। ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। काफी यूनिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, और आपको काफी कम जगह ये देखने को मिलेगा। बट लेकिन देखिए अगर हम लोग एसआई यूनिट में बात करते हैं तो इसका जो यूनिट आता है वो मीटर में आता है, ठीक है, लेंथ की बात करते हैं तो, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन पूछना चाहिए था। बट एनीवे अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो बिल्कुल दोबारा उसकी तरफ देखना भी नहीं है, आगे बढ़ना है और नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इसी में सोच के अगर आप गलत आंसर मार्क करके आते हो गाइस, ठीक है, कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करके आते हो, गेस वर्क करके आते हो, ये आपको ही का नुकसान होता है, ठीक है। और आजकल इतना इजीली आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलेंगे, आप इसमें से कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट भी नहीं कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाँ एक चीज मैं बता देता हूँ गाइस, ये इसी पेपर में हो रहा है, ये इसी साल के जो 2022 का यूपीपीसीएल जेईई का जो पेपर है, काफी सारा यूनिक और काफी अलग अलग टाइप के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर चीजों को कि इस बातों को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एटम बिटवीन द रेगुलर एटम्स ऑफ द क्रिस्टल एज एन इंटरस्टिशियल इन अ सेमीकंडक्टर इज नोन एज। बोला क्या गया, जो एक्स्ट्रा एटम प्रेजेंट रहते हैं रेगुलर एटम में ऑफ द क्रिस्टल एज एन इंटरस्टिशियल इन अ सेमीकंडक्टर, उसको हम लोग कहते हैं फ्रैंकेल। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा। ये ऐसे जो टर्म्स होते हैं ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना होगा, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा भी जा सकता है। ओके, दैट मीन्स ये डिफेक्ट क्या है, फ्रैंकेल डिफेक्ट, ये एक हमारा एक मान लो कि हमारा पॉइंट डिफेक्ट एक फॉर्म है जो क्रिएट हो जाता है जब हमारा एक एटम या फिर केशन लीव करता है उसकी ओरिजिनल प्लेस को। ओके, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। और हाँ, इस फ्रैंकेल डिफेक्ट को एक डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहता है, डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। ओके, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इवेलुएट इंटीग्रल 0 टू लिमिट टेंस टू π/2 sin x dx। काफी सिंपल है गाइस, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ sin x dx क्या होता है आपको पता है, वो होता है हमारा माइनस ऑफ cos x। ओके, इसमें इंटीग्रेशन क्या बनेगा, माइनस ऑफ cos x, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेगी, इसकी लिमिट क्या रहेगी 0 से लेके π/2 के बीच में। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी, माइनस कॉस ऑफ π/2 माइनस कॉस ऑफ 0। ओके, 0 + 1, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 1। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। कुछ आपको बेसिक फंडामेंटल इंटीग्रेशन के लॉज आपको पता होने चाहिए, इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। कितने एस्पिरेंट चाहते कि हम लोग एक मैथ्स का सेशन ले ले, ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग बेसिक से क्वेश्चन जो यहाँ पे एग्जामिनेशन में बन चुके हैं उसको एनालाइज करके हमारे कहाँ से कौन से फंडामेंटल पूछे गए उसको हम लोग एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अप्रोक्सीमेट एफिशिएंसी ऑफ अ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट की एफिशिएंसी पूछी गई, काफी सिंपल आंसर है 85%, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 95 करके मत आना, गलत हो जाएगा, ठीक है। स्टीम पावर प्लांट की बात करते हैं तो 25% वगैरह आती है, ठीक है। डीजल की बात करते हैं तो 35% वगैरह आती है। न्यूक्लियर की 55% आती है। तो ये सारी एफिशिएंसीज आपको पता होना उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इसकी रेंज की बात करें तो 90% तक आ सकता है, ठीक है, ये रेंज भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। Next question is a type of arrestor barrier consists of a two sphere electrode S1 and S2 which are connected respectively to the line and the arrestor. The auxiliary needle is placed between the mid of the two sphere S1 and S2. What are the type of lightning arrestor is it? ऐसा कौन सा लाइटनिंग अरेस्टर हो जाएगा, ये होगा हमारा इम्पल्स प्रोटेक्टिव गैप अरेस्टर, ठीक है। ये S1 और S2 यहाँ पे आप देख रहे हो, ये इस तरीके से जो है लाइटनिंग अरेस्टर जो है डिफरेंट टाइप की आपको अच्छी तरीके से पढ़ने का। इसमें आपको जानबूझ के जो है हमें 150 क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में नहीं जा रहे, एक थ्योरी को हम लोग पढ़ते हुए नहीं बैठ रहे, लेकिन आपको ये डेफिनेटली पढ़ना है। जहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा कि हमें सर ये लाइटनिंग अरेस्टर्स के टाइप्स वगैरह पढ़ाएगा, ये तो हालांकि हमने TND के कोर्स के अंदर भी पढ़ा के रखे, यूपीपीसीएल कोर्स में भी पढ़ा के रखे, हम लोग ऐसे रेगुलर क्वेश्चन भी प्रिपेयर कराते हैं, लेकिन आपको पर्टिकुलरली ऐसे क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ना होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे सिर्फ उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया और ये कौन सा हो सकता है ऐसा हमें क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसलिए अगर आप अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करेंगे सारी चीज़ों को, ठीक है, तभी जाके आपका आंसर करेक्ट आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग देख लेते हैं गाइस। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पेस रिक्वायर्ड गैस SF6 इंसुलेटेड सबस्टेशन टू दैट ऑफ एन एयर इंसुलेटेड सबस्टेशन ऑफ अ पावर डिस्ट्रीब्यूशन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारा 1/10 मेंशन करके रखा है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन मैं चाहता हूँ, मैंने जानबूझ के इसको हाईलाइट करके आपको मैंने प्रोवाइड किया गया, लेकिन डेफिनेटली अगर कोई भी अगर इसका करेक्ट आंसर प्रोवाइड करा देता है, मैं उसको ब्रीफ इसका एक्सप्लेनेशन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करा दूंगा। सो डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा ऐसा क्यों है करके, इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ना कि सिर्फ ऑप्शन बता रहे हो, आप इसका 1-2 लाइन में एक्सप्लेनेशन में मुझे मेंशन करा सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ अ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग इसमें से कौन सा एप्लीकेबल नहीं कि वो डिसएडवांटेज है करके, तो हिस्टैरिसीस लॉस। देखिए काफी सिंपल है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट जो है, ठीक है, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, इसका पावर कंजम्पशन कितना रहता है, ठीक है, इसका टॉर्क टू वेट रेशियो कितना रहता है, ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। बट लेकिन यहाँ पे हिस्टैरिसीस लॉस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द एज अ डिसएडवांटेजेस ऑफ अ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द इनपुट्स टू द सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर में क्या इनपुट जाता है, आपको काफी सिंपल है, देखिए काफी फंडामेंटल सा क्वेश्चन है। एक 3 फेज सप्लाई जाता है स्टेटर को और डीसी सप्लाई जाता है रोटर को, ठीक है, डीसी सप्लाई टू द स्टेटर एंड 3 फेज सप्लाई टू द रोटर, ये गलत आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवोलेट x इंटू साइन 2x dx। इस ये भी हमारा अगेन मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग आगे चल के एक सेपरेट सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके कारण भी आपको बेसिक इंटीग्रेशन के लॉस पता होना जरूरी है। आई होप काफ़ी सारे स्टूडेंट इसको अटेम्प्ट भी कर लेंगे, काफ़ी सिंपल है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको किस तरीके से अप्रोच करना है वो भी हमें पढ़ना होगा, ठीक है, जरूर है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द लीड शीथेड या और मेटल शीथेड वायरिंग, ठीक है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है लीड शीथेड और मेटल शीथेड वायरिंग के लिए, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। इट कैन बी यूज्ड वेयर केमिकल करोजन में ऑकर, वो हम लोग वहाँ पे नहीं यूज कर सकते लीड शीथेड और मेटल शीथेड वायरिंग को, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर एनर्जी मीटर्स कैलिब्रेटेड। एनर्जी मीटर्स को किस तरीके से कैलिब्रेट करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है बाय रोटेटिंग द सब स्टैंडर्ड मीटर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा पर्टिकुलरली, ठीक है, ये इसका कैलिब्रेशन टेस्ट रहता है पर्टिकुलरली। और आपको इसका जो रेफरेंस है, रेफरेंस मैनुअल अगर चाहिए होगा, ठीक है, इसी टेस्ट का ये 2 से 3 पेजेस का पीडीएफ है, अगर आपको अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ना होगा, हालांकि काफ़ी कम एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है, लेकिन अगर आपको फिर भी चाहिए होगा तो मुझसे मांग लीजिएगा, मैं प्रोवाइड करा दूंगा। सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर 2 प्लस वेक्टर 3j माइनस वेक्टर 4k, ठीक है। इसके लिए अगर हम लोग कंसिडर करते हैं लेट गैमा इज इक्वल्स टू, ठीक है, लेट गैमा इज इक्वल्स टू, या फिर हम लोग कंसिडर कर सकते हैं लेट r इज इक्वल्स टू द 3 वेक्टर्स, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास में 2i प्लस 3j, ठीक है, माइनस 4k, तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड रहेगा, ठीक है, ये हमारा मॉड में रहेगा गाइस, मॉड ऑफ r विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस ऑफ 4 स्क्वायर, ठीक है। तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है, 2 स्क्वायर मतलब हो जाएगा हमारा 4, 9 और ये 16, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 29, ये आ गया हमारा इसका मॉड। इसके जो डायरेक्शनल कोसाइंस है वेक्टर आर के, वो हो सकते हैं हमारे कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है, कॉस ऑफ बीटा और कॉस ऑफ गैमा, ठीक है, ये गैमा है। तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा हमारा आर आई डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आर। तो आर आई कितना है हमारे पास में, ये हमारे पास में 2 है, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 29, ये हमारा एक ऑप्शन आ गया, ठीक है। कॉस ऑफ बीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, आर जे, ठीक है, डिवाइड बाय मॉड ऑफ आर, इट विल बी इक्वल्स टू 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 29, ये हमारा क्योंकि, और कॉस ऑफ गैमा जो है ये हो जाएगा हमारा आर के डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आर, ठीक है। तो आर के का वैल्यू कितना है, -4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 29, ये तीनों भी ऑप्शन आप चेक करके देख लीजिएगा, ये हमारे ऑप्शन सी में करेक्ट, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। डोंट वरी गाइस, अगर आपको इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रहा होगा तो आपको ऐसा बिल्कुल भी आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत है। काफी सारे स्टूडेंट जो है पर्टिकुलरली एक ही टॉपिक को लेकर बैठ जाते हैं, मैं आपको बताऊंगा इसके अलावा भी हमारे पास काफी अलग अलग टॉपिक्स है जिससे आप एक्यूरेट मार्क कर सकते हो, ठीक है। नॉट नेसेसरीली आपको एक टॉपिक अगर छूट जाता है, एक सब टॉपिक छूट जाता है, जिससे आपका कंप्लीटली पेपर लॉस हो जाएगा। आपके पास नॉन टेक्निकल को मिलाते हुए, टेक्निकल के अदर टॉपिक्स के मिलाते हुए ऐसे काफी सारे टॉपिक्स होते हैं जिससे आप डेफिनेटली सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। सो डिमोटिवेट नहीं होने कोई भी स्टेज पे। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मिस्टर आर मेड अप ऑफ विच मटेरियल्स, ठीक है। थर्मिस्टर जो है कौन से मटेरियल के बने रहते हैं, सिंपल है, सेमीकंडक्टर्स के वो बने रहते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। बेसिकली जो मेटल ऑक्साइड रहते हैं जहाँ पे हाई टेम्परेचर कोएफिशिएंट रहता है, ठीक है, वहाँ से ये हमारे थर्मिस्टर्स बनाए रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी डायोड्स एंड एसीआर्स आर देयर इन अ सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर। काफी क्वेश्चन बार बार कर चुके गए, सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर में कितने डायोड और एसीआर रहते हैं, 2 डायोड रहते हैं और 2 एसीआर रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। दीज आर द 2 डायोड्स एंड दीज आर द 2 एसीआर्स, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कंप्रेशन रेशियो ऑफ द एयर which is drawn into the cylinder and compressed to a heated enough
टू इग्नाइट द इंजेक्टेड फ्यूल इन द डीजल इंजन। डीजल इंजन में आपको देखा होगा इसकी यहाँ पे कॉम्प्रेशन के द्वारा स्पार्क प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। दैट मीन्स बोला क्या कि कॉम्प्रेशन रेशियो क्या होता है ऑफ द एयर जो ड्रॉ की जाती है सिलेंडर में और कॉम्प्रेस की जाती है टू हीटेड इनफ टू इग्नाइट। उस कॉम्प्रेस एयर को इतना कॉम्प्रेस किया जाता है कि वो इतना हीट हो जाए कि वो इग्नाइट करा दे इंजेक्टेड फ्यूल को, तो उसका कॉम्प्रेशन रेशियो रहता है 14:1 से लेके 25:1। ये क्वेश्चन जो है मैं आपको बताता हूँ BMC के एग्जामिनेशन में पूछा गया था, ठीक है, प्रीवियसली जो हुई थी एग्जामिनेशन। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है हमारा ग्राफाइट गाइस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है इसका मैंने एक PDF अपलोड करके रखा है टेलीग्राम पे, उसको जाके अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, वो जो है आपको काफी ज्यादा फायदा भी देगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मैकेनिकल डिवाइसेस यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। तो पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स का इसमें से अगर रिडक्शन करना होगा तो इसमें से कौन सा एक मैकेनिकल डिवाइस नहीं यूज किया जाता, तो जो है देखिए स्क्रबर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ये तो काफी कॉमन है, ये हम लोग यूज करते हैं, और साइक्लोन सेपरेटर भी हम लोग इसके लिए यूज करते हैं। जो पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स रहते हैं जो स्मॉल पार्टिकल्स में हमारा पॉल्यूशन क्रिएट कराते गए, ठीक है, उसको रिड्यूस करने के लिए मैकेनिकल डिवाइसेस यूज किए जाते हैं, तो वो उसमें वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड ये नहीं आता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, साइक्लोन सेप्टर क्या रहता है, फैब्रिक फिल्टर क्या रहता है, स्क्रबर्स, उसका बेसिक एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे डाल के रखा है, अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। ओके, सो देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 78। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन फॉर अ शेल टाइप सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ठीक है। शेल टाइप सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। करेक्ट नहीं है बोला गया, देखिएगा इसमें 3 लिम्स रहती है, करेक्ट है। शेल टाइप में हमारा कुछ इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, आप देख सकते हो इसमें 3 लिम्स है। लिम्ब और योग किसको कहते हैं आपको पता होना जरूरी है गाइस, ठीक है। ये हो गया हमारे लिम्स, ठीक है, 3 लिम्स है, यहाँ तक नहीं होना चाहिए था बेसिकली, इट शुड बी लाइक दिस, ये 3 लिम्स होगी। द कॉइल्स यूज्ड आर ऑफ द मल्टीलेयर डिस्क टाइप और सैंडविच टाइप, करेक्ट है। सैंडविच या फिर डिस्क टाइप यहाँ पे हम लोग कॉइल्स यूज करते हैं। दोनों पे हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज वाइंडिंग जो है सेंट्रल लिम्ब पे प्लेस की जाती है, करेक्ट। यहाँ पे हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज वाइंडिंग प्लेस की जाती है, ओके। और इट हैज़ अ सिंगल मैग्नेटिक सर्किट, ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि एक हमारे फ्लक्सेज जो है, लेट मी चेंज द कलर, या फिर मैं येलो करके मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये एक मैग्नेटिक उसका जो ये हो गया पाथ और एक दूसरा मैग्नेटिक पाथ हो गया, ठीक है। तो ऐसा इसमें 2 मैग्नेटिक सर्किट्स रहते हैं बेसिकली, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। अभी आप इससे क्या एनालाइज कर सकते हो, क्या आपने कोर टाइप शेल टाइप ट्रांसफार्मर पढ़ा नहीं, उसका डिफरेंस देखा नहीं, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो है वो तरीका चेंज हो गया है। इसलिए आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे वहां से आपको काम नहीं बनने वाला। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते तो इस तरीके से क्वेश्चंस का आंसर आसानी से मार्क कर सकते हो आप, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हमारे पास में न्यूमेरिकल बेस्ड है, मैथमेटिकल बेस्ड। व्हाट आर द कंडीशन फॉर फंक्शन y ऑफ x इज टू बी द मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू a। इसको भी हम लोग एक मैथमेटिक्स के जो हमारा सेशन रहेगा उसके अंदर डिस्कस करेंगे, चिंता मत कीजिएगा, वो भी हम लोग जरूर करा लेंगे, ठीक है। ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछी गई इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ कॉपर शेडिंग बैंड्स प्रोवाइडेड ऑन द सेंट्रल लिम्ब इन अ सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर, ठीक है। क्या पर्पज है हमारे कॉपर शेडिंग बैंड का जो हम लोग सेंट्रल लिम्ब पे प्रोवाइड किए जाते हैं सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर में, ठीक है। तो वो जो है हमें एज अ क्या फंक्शन प्रोवाइड कराता है, टू ब्रिंग द फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द शंट मैग्नेट एग्जैक्टली इन क्वाड्रेचर विद द अप्लाइड वोल्टेज, ये इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। टू रिड्यूस द एडी करंट एंड हिस्टेरिसिस लॉसेस, ये गलत हो जाएगा। टू एक्ट एज अ काउंटिंग और रजिस्टरिंग मैकेनिज्म, ये भी गलत हो जाएगा। टू प्रोवाइड ब्रेकिंग टॉर्क, ये भी हमारा गलत आंसर हो जाएगा। इस काफी इंपॉर्टेंट ये होते हैं हमारा कॉपर शेडिंग बैंड्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when did the first discussion on human environment takes place in a United Nations conference, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस में फर्स्ट ह्यूमन एनवायरनमेंट का जो डिस्कशन है वो कब हुआ था, 5 जून 1972 को हुआ था गाइस। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। और ये कहाँ पे हुआ था, ये स्टॉकहोम में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अभी मुझे एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम लोग मोटर के लिए यूज करते हैं या फिर जनरेटर के लिए यूज करते हैं, दोनों में से करेक्ट आंसर बताइएगा। विच फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा जो मिडल फिंगर है वो हमारा करंट का डायरेक्शन बताता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनी 3 नंबर्स पी क्यू आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन ए बी आर कॉल्ड एज डैश ऑफ द स्ट्रेट लाइन ए बी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं, ठीक है। any 3 number PQR proportional to the direction of cosine of the straight line AB. It is known as the direction ratios. Option A will be the correct answer in this case.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द फॉलोइंग एप्लीकेशन इज पॉसिबल विद एडी करंट हीटिंग। एडी करंट हीटिंग से हमारे इसमें से कौन सा एप्लीकेशन पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, वैक्यूम ट्यूब हीटिंग। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्थिंग फॉर अ हाई पावर इंस्टॉलेशन मे रिक्वायर सेवरल अर्थ इलेक्ट्रोड्स, हाउ आर द इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड इफ मोर देन वन इज यूज। ठीक है, बोला क्या गया, अगर हम लोग अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं हाई पावर इंस्टॉलेशन को, उसमें सेवरल अर्थ इलेक्ट्रोड की जरूरत रह सकती है। तो अर्थ इलेक्ट्रोड किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा यूज़ करने की नौबत आती है तो, ठीक है, या फिर नौबत हम लोग कह सकते हैं कि फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड करें, नॉट नेसेसरीली नौबत। अर्थिंग प्रोवाइड करना मतलब ये काफ़ी एक सेफ प्रैक्टिस होती है हमारी पर्टिकुलरली पावर सिस्टम में। तो इस केस में हम लोग उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, दीज आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कंपेयर टू द दैट ऑफ स्टीम लोकोमोटिव। स्टीम लोकोमोटिव से कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की मेंटेनेंस कॉस्ट हाफ हो जाती है, सिंपल है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर हमारा 87। What is the vertical clearance where a low or medium voltage overhead line passes above the building according to the I rules 79? इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 जो है हमारा, उसमें रूल नंबर जो है 79 हमें बताता है कि अगर हमारा वर्टिकल क्लियरेंस कितना होना चाहिए लो और मीडियम वोल्टेज के लिए, जो ओवरहेड लाइन पास करती है अबाउ द बिल्डिंग, ठीक है, तो वो होना चाहिए हमारा 8 फीट। अभी देखिए यहाँ पे फीट में आंसर्स नहीं बता रहे थे, हमने जो अभी तक पढ़ा वो फीट में नहीं था, हमने जो इसके पहले डिस्कस किया, ठीक है, टू बी प्रिसाइज हमने मीटर्स में डिस्कस किया 2.5 मीटर। अगर ये 2.5 मीटर रहता है तो आप आंसर काफ़ी सारे लोग क्विकली मार्क कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। इसीलिए आपको कुछ कुछ जो कन्वर्जन होता है फीट टू मीटर, ये भी आपको पता होना जरूरी है गाइस, ठीक है। इस तरीके से आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज द स्लॉट एंगल फॉर अ वाइंडिंग इज मेजर्ड। स्लॉट एंगल का एक कॉन्सेप्ट हमारा ऑलरेडी जा चुका है गाइस। स्लॉट एंगल जो है, ठीक है, वाइंडिंग का किस तरीके से मेजर किया जाता है, वो हमारा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल। पोल्स पर स्लॉट ये गलत हो जाएगा, ये भी हमारा ऑप्शन गलती से सिलेक्ट कर सकते हैं, स्लॉट्स पर पोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज द एयर गैप बिटवीन द स्टेटर एंड रोटर ऑफ द मोटर इज मेजर्ड। ठीक है, स्टेटर और रोटर के बीच में, ठीक है, एयर गैप को किस तरीके से मेजर किया जाता है, बाय यूजिंग फिलर गेजेस। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ये होता है फिलर गेजेस। ये क्या होता है पर्टिकुलरली, ये थिन स्ट्रैंड्स होते हैं, जस्ट लाइक आपके नॉर्मल रेजर ब्लेड्स रहते हैं उस तरीके से थिन रहते हैं, लेकिन इसकी जो थिकनेस है वो डिफाइन की जाती है, ठीक है, यहाँ पे मेंशन करके रखें, ठीक है। जो इसमें मान लो इसके बीच में इतना गैप है पर्टिकुलरली, तो जो इसमें से फिलर जो है इसके बीच में पास ऑन हो जाता है इजीली, तो हम लोग कह सकते हैं कि एक प्रॉपर जो है उसका जो साइज है हम लोग मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे वर्नियर कैलिपर गलत आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। Next question is a 3-phase 20 horsepower 208 volt 6 pole 50 hertz star connected induction motor delivers 15 kilowatt at a 5% slip. Find the frequency of the rotor. काफी सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, इतने सारे वैल्यूज की आपको जरूरत भी थी, हमारे पास सिर्फ स्लिप का वैल्यू बताया क्या दिखेगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, सप्लाई फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय स्लिप 0.s टाइम्स ऑफ एफ हम लोग कहते हैं, ठीक है। सप्लाई फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 50 हर्ट्ज है, स्लिप कितना है हमारे पास है 5%, 0.05 अगर डेसिमल में कन्वर्ट किया तो 2.5 हर्ट्ज इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते बराबर आप आंसर मार्क कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन द केस। अगर आपका कैलकुलेशन काफी स्ट्रांग है ना गाइस, तो आप इसको डेफिनेटली मार्क कर सकते हो। एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ गाइस, इस पर्टिकुलरली यूपीपीसीएल जेईई के जो भी एस्पिरेंट्स टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है स्टैटिक जीके अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना काफ़ी ज़रूरी है, और इसी के लिए हमने एक स्टैटिक जीके का वीडियो रिकॉर्डेड प्लस ई बुक का कोर्स हमने डाल के रखा है। तो उसके अंदर आप देख सकते हो हिस्ट्री के अंदर ये सारे टॉपिक्स क्लियर करा है, ठीक है। पॉलिटी के अंदर ये सारे टॉपिक्स, इसको पॉज करके देख लीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, डेफिनेटली ये आपके सारे एग्जामिनेशन के लिए काम में आएगा। और उसी के बाद ज्योग्राफी, ये सारे टॉपिक्स प्लस आपके स्टैटिक जीके के इतने सारे टॉपिक जो है हमने सिर्फ आपको इस एक ही कोर्स के अंदर एक न्यूली लॉन्च हमने कोर्स किया था, 4-in-1 वीडियो कोर्स है। आपके चारों एग्जामिनेशन के लिए हमने यहाँ पे इसको लॉन्च किया था, लेकिन आपको सभी एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल रहेगा। ये हमारा बेस्ट 500+ MCQ का कोर्स है, ठीक है। इसके अंदर हमने मेजरली जो है आपको टेबल्स और चार्ट के ऊपर फोकस करके काफ़ी सारा डेटा हमने मेंशन करा दिया जो आपको हर एक एग्जामिनेशन में काम आएगा। इसको किस तरीके से ज्वाइन करना है, कोचिफाई का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, और इसके लिए हमने कूपन कोड भी अप्लाई करा के रखा था, बापा 50, ठीक है, जिससे आपको सिर्फ 125 रुपीज़ में कंप्लीट 1 साल के लिए आप इसको प्रिपेयर करा सकते हो। आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और जीके अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। और मैं ट्रस्ट मी, आप यूपीपीसीएल जेईई के कोई भी एग्जामिनेशन पेपर उठा लो, इसमें हमने सारी चीज़ें कवर अप करके रखी है। तो इसको ज्वाइन कीजिएगा, वीडियो कोर्स है और उसके साथ आपको ई बुक्स भी फ्री में मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। डेफिनेटली डाउनलोड कीजिएगा दोनों भी एप्लीकेशन हमारे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज और कोचिफाई को। कोई भी क्वेरी आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल यूज्ड इलेक्ट्रिकली। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है इंसुलेटिंग मटेरियल की जो हम लोग इलेक्ट्रिकली यूज करते हैं, तो उसकी हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए और हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। काफी फंडामेंटल क्वेश्चन था, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज एन एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। इसमें से कौन सा एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, हमने काफी बार देख लिया गाइस, ये टेंजेंट गैल्वेनोमीटर जो है वो हमारा एक एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, रिले करंट बैलेंस वो भी हमारा एक एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट ही आता है। बाकी सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में कौन सा आता है, इंडिकेटिंग आता है। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास इंटीग्रेटिंग। ठीक है, तीसरा है हमारे पास में रिकॉर्डिंग। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर से मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इंटीग्रेटिंग और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में कौन से आते हैं, इसके जो है एक एक एग्जांपल मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, इंटीग्रेटिंग और कौन सा है, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा है करके। ठीक है, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। देखिए मैं आपको सारी चीजें बता देता हूँ। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, व्हाट विल बी द ईएमएफ इक्वेशन व्हेन अ सिंक्रोनस मोटर इज ऑपरेटिंग इन अ लैगिंग पावर फैक्टर। अभी आपको दो चीजें दिखाई दे रही होंगी, यहाँ पे मैंने सिंक्रोनस मोटर को ग्रीन कलर में हाईलाइट करके रखा है और लैगिंग पावर फैक्टर है इसको हाईलाइट करके रखा है। चार हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, सिंक्रोनस जनरेटर में एक तो लीडिंग या फिर लैगिंग, या फिर सिंक्रोनस मोटर में लीडिंग या फिर लैगिंग पावर फैक्टर में किस तरीके से हमारा ईएमएफ इक्वेशन बनता है, इसको आप अच्छी तरीके से ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सिंक्रोनस मोटर की बात करते हैं जो लैगिंग पावर फैक्टर पे ऑपरेट हो रहा है, तो उसका जो ईएमएफ इक्वेशन रहेगा वो रहेगा हमारे पास EF इज इक्वल टू अंडर रूट। अब देखिए अंडर रूट को यहाँ पे 1/2 के माध्यम से लिखा है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ओके, लैगिंग पावर फैक्टर में जो हमारा इसका इक्वेशन बनेगा अंडर रूट ऑफ VT cos phi माइनस IA का होल स्क्वायर प्लस VT sin phi माइनस IA XA का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे ये तो चीज़ होगी। अभी यहाँ पे हमारे पास में लीडिंग पावर फैक्टर होता है। ठीक है, ये तो लैगिंग पावर फैक्टर के लिए तो आ गया हमारा करेक्ट आंसर, लैगिंग के लिए, और ये मोटर के लिए मैं यहाँ पे लिख के रख रहा हूँ। उसी तरीके से अगर हमारे पास लीडिंग पावर फैक्टर रहता तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन करेक्ट होता। ठीक है, ये लीडिंग के लिए मैं मेंशन कर देता हूँ, नोट डाउन भी करके रख लीजिएगा लीडिंग के लिए। अभी यहाँ पे हमारे पास चेंजेस कहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है, चेंजेस सिर्फ यहाँ पे VT sin phi प्लस IA XA हो रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा लीडिंग के लिए फॉर मोटर। अगर हमारे पास सिंक्रोनस जनरेटर है तो यहाँ पे लीडिंग पावर फैक्टर के लिए इसका जो फॉर्मूला बनता है, ठीक है, ये रहेगा हमारे पास, ये बनेगा हमारा VT cos phi प्लस IA RA होल स्क्वायर प्लस VT sin phi माइनस IA XA। ठीक है, ये रहेगा हमारे पास लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग जनरेटर। ठीक है, और ये सेम कौन सा रहेगा, लैगिंग जनरेटर। यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे जो है सिर्फ आपको दोनों जगह यहाँ पे प्लस है स्टार्टिंग में। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास में प्लस और माइनस, इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हो। सिंपल है, कुछ कुछ चीज़ें जो है आपको फंडामेंटली कैप्चर करके आंसर आना जरूरी है, नहीं तो इसी तरीके से आपको ऑप्शंस कंफ्यूजिंग से एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास गाइस, व्हेन वाज द प्रोग्राम ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDC लॉन्च। ICDC का प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, ये 1975 में लॉन्च हुआ था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफी जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन था जनरली। इसकी एग्जैक्ट डेट अगर बता दी तो 2 अक्टूबर को ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यूज्ड इन अ सबस्टेशन इन अ पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो हमारा सबस्टेशन में पर्टिकुलरली करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हम लोग यूज करते हैं, जिसको आप CTs और PTs कहते हो। ठीक है, तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है बोला गया। तो देखिए प्रोटेक्टिव रिले जो है बोला गया कि कनेक्टेड इन प्राइमरी सर्किट ऑफ द CTs, यहाँ पे गलत होता है। हमारा जो है सेकेंडरी सर्किट में हम लोग कनेक्ट करते हैं। प्राइमरी सर्किट का तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे हमारा करंट और वोल्टेज ज़्यादा होता है, उसको हम लोग हैंडल नहीं कर पाते, तभी तो जाके हमने इन्वेंट किया CTs और PTs, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। और इसका जो हमारा प्रोटेक्टिव रिले है वो हम लोग इसके सेकेंडरीज में कनेक्ट करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन बी जो है गलत आंसर आ जाएगा। ओके, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पोल्यूशन। ठीक है, नेचुरल पोल्यूशन कौन क्रिएट करते हैं, नेचुरल पोल्यूटेंट कौन सा है, हम लोग कह सकते हैं कि टेरेस्ट्रियल डस्ट। ठीक है, जो धूल होती है हमारे पास, ठीक है, वो हमारा नेचुरल पोल्यूटेंट्स है। केमिकल फैक्टर्स ये मैन मेड हो गया। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन मैन मेड है, फ्यूल बर्निंग भी हमारा मैन मेड है। मैनमेड में अगर हम लोग बात करते हैं पर्टिकुलरली तो रेडियो एक्टिव वेस्ट भी आता है, डिटर्जेंट हो गया हमारा, ठीक है, सॉइल के द्वारा रन ऑफ्स वगैरह। नेचुरल की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें हमारे पास में सी सॉल्ट हो गया, वोल्केनिक ऐश हो गया, ठीक है, फॉरेस्ट्री हो गया, ठीक है, पर्टिकुलरली तो डस्ट भी आता है, धूल भी उसके अंदर। तो टेरेस्ट्रियल जो डस्ट है वो हमारा नेचुरल पोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अबव फिगर रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस ट्रिगरिंग टू कंट्रोल द गेट करंट ऑफ द SCR। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो गेट कंट्रोल है, ये जो हो गया हमारा गेट टर्मिनल है,
इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग रेजिस्टेंस ट्रिगरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा मैक्सिमम फायरिंग एंगल कितना रह सकता है इस कंडीशन में, अल्फा का वैल्यू तो 90 डिग्री रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, ये इस अल्फा को हमारा 90 डिग्री तक लिमिट किया गया, क्योंकि अगर हमारा अप्लाइड वोल्टेज मैक्सिमम कहाँ पे रहेगा, अप्लाइड वोल्टेज रहेगा मैक्सिमम हमारा, ठीक है, वो रहेगा हमारा 90 डिग्री पे, ठीक है, वो रहेगा हमारा 90 डिग्री पे गाइस, ठीक है। तभी जाके हमारा मैक्सिमम जो अचीवेबल एंगल है यहाँ पे फायरिंग एंगल वो 90 डिग्री रहेगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। हम लोग कह सकते हैं बिटवीन 0 to 90 डिग्री, ये रेंज ध्यान में रख लीजिएगा, ना कि 90 डिग्री सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज अ लैचिंग करंट फॉर अ एसीआर। लैचिंग करंट जो है, अब देखिए होल्डिंग करंट और लैचिंग करंट के ऊपर सेम क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पे लैचिंग करंट है, ये कौन सा है, ये हमारा मिनिमम एनोड करंट है जो कि फ्लो होना चाहिए एससीआर से इन ऑर्डर टू स्टेट ऑन इनिशियली आफ्टर द गेट सिग्नल इज रिमूव्ड। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर दो क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक हमारा मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है जिसका रेजिस्टेंस है 50 ओम्स का, एक फुल स्केल डिफ्लेक्शन प्रोवाइड कर रहा था एक 1 वोल्ट के साथ। अगर इस इंस्ट्रूमेंट को हमें 50 वोल्ट्स रेंज 50 वोल्ट्स तक मेजर करना होगा तो हमें मल्टीप्लायर कौन सा लगाना होगा। ओके देखिएगा, आपको ये ऐसा भी बन सकता है, हमें वोल्ट मीटर की रेंज एक्सटेंड करने के लिए हमें मल्टीप्लायर यूज़ करना रहता है। मल्टीप्लायर जो है काफ़ी हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रहता है, ठीक है, तो इससे हम लोग काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। हमने क्वेश्चन भी करके रखा था, ठीक है। RAC विल बी कुछ तो फॉर्मूला ध्यान में रख लीजिएगा, RM इन ब्रैकेट M-1, राइट, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रख लिया। अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए काफ़ी सिंपल है, ये सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं गाइस, ठीक है। यहाँ पे मीटर रेजिस्टेंस है हमारे पास 50 ओम्स का, करेक्ट। M का जो वैल्यू रहता है, M का क्या है, V डिवाइड बाय VM। V क्या रहता है हमारा, ये रेंज, ठीक है, जो रिक्वायर्ड है हमारे पास, रिक्वायर्ड रेंज डिवाइड बाय जो VM है, ये हमारे वोल्ट मीटर की रेंज, ठीक है, जो कि हमारे पास 50 डिवाइड बाय 1 50 है, ठीक है। हुज रेंज यहाँ पे बताया गया, देखिए रिक्वायर्ड रेंज कितनी है 50 वोल्ट्स की, और करंट हमारे पास 1 वोल्ट की रेंज है, ठीक है 1, तो इसका जो आंसर आएगा 50। अभी M का भी वैल्यू आ गया तो हम लोग यहाँ पे सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। 50 इन ब्रैकेट 50 - 1, इसका अगर आप सोल्यूशन निकालते तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है 2.45 किलो ओम्स। ओके, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। इसी के साथ मुझे बताइएगा, अगर हमें एमीटर की रेंज एक्सटेंड करनी पड़ेगी तो क्या हम लोग उसका रेजिस्टेंस जो लगाते हैं, क्या वो सीरीज में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, या फिर उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द इसेंशियल फीचर ऑफ अ स्विच गियर। सबसे मेजर इसका इसेंशियल फीचर कौन सा नहीं है स्विच गियर का, नो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, ये गलत हो जाएगा गाइस। काफ़ी सिंपल सर फंडामेंटल फीचर ही हमने देख लिया। इसमें सर्टन डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए बिटवीन फॉल्टी सेक्शन और हेल्दी सेक्शन। ऐसा नहीं कि सारे हेल्दी सेक्शन को भी उन्होंने स्विच गियर ने हमारा कंप्लीटली इंटरप्ट करा दिया और ब्रेकेज यहाँ पे लेके आ गया, ठीक है, तो वो डिस्क्रिमिनेट करते आना चाहिए। नो डिस्क्रिमिनेशन, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। कंप्लीट रिलायबिलिटी, प्रोविजन ऑफ मैनुअल कंट्रोल, क्विक ऑपरेशन, ये हमारे तीनों भी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ओके, What type of energy conversion takes place in a stepper motor? स्टेपर मोटर में कौन सी एनर्जी कन्वर्ट होती है गाइस? देखिए ये क्या करते हैं, हमारे इलेक्ट्रिकल पल्सेस को डिस्क्रीट मैकेनिकल मूवमेंट में कन्वर्ट करते हैं। डिस्क्रीट मतलब क्या होता है कि सिंगल अगर हम लोग पर्टिकुलर एंगल में भी अगर हमारे रोटर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। लीनियर नहीं होता है, डिस्क्रीट होता है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप में, ठीक है, जस्ट इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। फंडामेंटल पूछने का भी तरीका उन्होंने चेंज कर दिया, तो इसलिए आपको मैं मेंशन करा देता हूँ गाइस, बिल्कुल भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। फंडामेंटल क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से अप्रोच कीजिएगा, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, व्हाट इज द मटेरियल दैट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज एन इंसुलेटर फॉर पावर लाइन्स। उसके लिए हम लोग पोर्सिलिन का इस्तेमाल करते हैं, ये होता है हमारा पोर्सिलिन। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड फॉर आर्मेचर कोर इन अ डीसी मशीन इन ऑर्डर टू रिड्यूस द हिस्टेरिसिस लॉस। हिस्टेरिसिस लॉसेस को कम करना है आर्मेचर कोर में डीसी मशीन में, तो हम लोग सिलिकॉन स्टील का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर देगा। एक हम लोग ऐसा क्वेश्चन ले लेंगे नेक्स्ट सेशन में जिससे आपको योग, पोल्स हो गया, आर्मेचर कोर, या फिर हमारी कम्यूटेटर किससे बना रहता है, ब्रश कैसे बना रहता है, सारे मटेरियल्स का हम लोग एक सेशन प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, सेशन, या फिर हम लोग क्वेश्चन ही कवर करा देंगे, सेशन की जरूरत भी नहीं है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट शुड बी द स्मॉलेस्ट एल्यूमिनियम कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर द हाउस वायरिंग। हाउस वायरिंग के लिए सबसे स्मॉलेस्ट एल्यूमिनियम कंडक्टर कितना होना चाहिए, वो इट शुड नॉट बी लेस देन 1.5 mm², ठीक है। ये होता है हमारे एल्यूमिनियम के लिए बात। ओके, अगर हमारी कॉपर की बात है तो 1/1.12 mm², ये वैल्यू ध्यान में रख लीजिए कॉपर के लिए एज वेल एज हमारे एल्यूमिनियम के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू फॉर द इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम इन अ पावर सप्लाई। इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? इट इंक्रीजेस द प्लांट रिजर्व कैपेसिटी, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, प्लांट की रिजर्व कैपेसिटी इट इज डिफाइंड टू अ सर्टन एक्सटेंट, वो हमारी प्लांट की ही डिफाइंड रहती है। ठीक है, इंटरकनेक्शन का काफ़ी हमारे पास में एडवांटेजेस है कि हम लोग पीक लोड को एक्सचेंज कर सकते हैं, पुराने प्लांट्स को भी यूज़ कर सकते हैं, हमारे डाइवर्सिटी फैक्टर जो है ये भी हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, रिलायबिलिटी रहती है सप्लाई की, एक मान लो जेनेटिक स्टेशन ऑपरेशनल नहीं है, कुछ एरर आ रहा है, तो हम लोग का नॉर्थ साइड से साउथ साइड तक हमारे काफ़ी इंटरकनेक्शन होने के कारण हमारे ग्रिड्स के द्वारा सप्लाई प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, ये पॉसिबल कराते हैं हमारे पुराने और लेस एफिशिएंट प्लांट्स को भी ऑपरेशनल लेने के लिए, लेकिन ये हमारे रिजर्व कैपेसिटी नहीं बढ़ाता। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ ब्रीदर इन अ 3-फेज ट्रांसफार्मर। 3-फेज ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का क्या काम होता है? ये हमारे मॉइस्चर रहते हैं, ठीक है, इनकमिंग एयर में, टैंक में जो हमारे इनकमिंग एयर रहती है उसमें अगर कोई मॉइस्चर होता है, ठीक है, उसको एलिमिनेट करने का, उसको ट्रैप करने का काम करते हैं। उसमें सिलिका जेल भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसमें सिलिका जेल यूज़ किया जाता है। उसका कलर कौन सा रहता है ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए तो गाइस कि फ्रेश सिलिका जेल का और यूज्ड सिलिका जेल का कलर कौन सा रहता है। ठीक है, अगर आप अच्छी तरीके से सुन रहे हो तो डेफिनेटली आप मेरे हर एक क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मार्क करोगे, और ये सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज द प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इज मेजर्ड। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर किस तरीके से मेजर किया जाता है? 1 से 2 क्वेश्चन अगर आपको डेफिनेट चाहिए, ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन से, तो उसका मैंने सेशन जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे डाल के रखा है, उसको वॉच कीजिएगा। मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ हर एक एग्जामिनेशन में 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ रहे थे। अभी तक जितने भी एग्जामिनेशन उस सेशन के बाद हमने रिलीज़ किए, जितनी भी एग्जामिनेशन हुई है, कंडक्ट हुई है, वहाँ से डेफिनेट क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए आपको वहाँ उस सेशन को जाके देखना होगा। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर को हम लोग मेजर करते हैं एक्चुअल एनर्जी जनरेटेड टू द मैक्सिमम एनर्जी दैट कुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड। ओके, ये इसका रेशियो हो जाएगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन डी में करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जो एवरेज डिमांड अपॉन प्लांट कैपेसिटी भी ये हमारा एक फॉर्मूला इसका बन सकता है, अलग अलग इसके ये है। ओके, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक 6 सेल्स 12 वोल्ट बैटरी जो चार्ज की जाती है कांस्टेंट रेट पे 10 एम्पियर से फ्रॉम अ 24 वोल्ट डीसी सप्लाई। अगर ईएमएफ है हर एक सेल का बिगिनिंग और एंड ऑफ द चार्ज वो है 1.8 वोल्ट और 2.2 वोल्ट, तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द सीरीज विद द बैटरी। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, हर एक सेल का एक मिनिमम वोल्टेज कितना है 1.8 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय अगर हम लोग 6 सेल है तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 10.8, राइट। और मैक्सिमम वोल्टेज कितना है 2.2, और हर एक सेल का मैक्सिमम वोल्टेज कितना रहेगा जब चार्ज रहेगा वो 13.2। इसमें से करंट कितना जा रहा है 10 एम्पियर्स का। ठीक है, डिवाइड बाय 10 करते हैं, पर्टिकुलर इसका आंसर हमारा आ जाता है, जो कि रहेगा हमारे पास में 1.08 मिनिमम के लिए। ठीक है, और ये रहेगा हमारा 1.32 मैक्सिमम के लिए। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। चाहे जितना मेथोडोलॉजी आप लगा सकते हैं, फंडामेंटल क्वेश्चन है, कैसे भी करके आप इसका करेक्ट आंसर मार्कअप कर सकते हो। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। Next question is what is the term used for emission of electrons from the metals by projecting the light of sufficiently small wavelength in the metal। उसको हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन गाइस। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं पर्टिकुलरली फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। इसमें क्या होता है कि जब भी हमारी लाइट एक सफिशिएंट स्मॉल वेवलेंथ की इंसिडेंट होती है मेटल सरफेस के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इंजेक्ट होते हैं वहाँ से मेटल से इंस्टेंटली। उस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज two vectors have the same magnitude and the same direction but they do not have a same segment, what are they known as। दो वेक्टर्स को सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन है लेकिन उसमें सेम सेगमेंट नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं इक्वल वेक्टर्स। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये भी हमें मैथ्स के सेक्शन में कवर करना पड़ेगा गाइस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंसुलेटिंग मटेरियल आर जनरली एम्प्लॉयड फॉर स्विच बोर्ड एंड पैनल। स्विच बोर्ड और पैनल्स के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है, उस केस में करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बैकेलाइट, पीवीसी, पॉलीविनिल क्लोराइड, पोर्सिलिन या फिर मार्बल या फिर स्टेट। ठीक है, कौन सा है मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ इक्विपमेंट ग्राउंडिंग इज शोन इन द अबव फिगर। यहाँ पे जो फिगर बताई गई इसमें कौन से इक्विपमेंट ग्राउंडिंग प्रोवाइड की गई है, ये हमारा एनक्लोजर कनेक्टेड टू अ न्यूट्रल वायर। ठीक है, एनक्लोजर देखिए, ये जो एनक्लोजर है ये कनेक्ट किया गया है न्यूट्रल वायर के साथ में। एनक्लोजर मतलब इसका जो हाउसिंग रहता है कंप्लीटली वो हमारा न्यूट्रल वायर को कनेक्ट किया गया। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। देखते ही बराबर इसको एनालाइज करके आप इसका करेक्ट आंसर मार्क कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे अगर ऐसा अर्थ रहता था तो हमारी बात कुछ और होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंटरनल बैरियर वोल्टेज ऑफ सिलिकॉन डायोड विच अपोजेस द अप्लाइड वोल्टेज। काफी सिंपल है, 0.7 वोल्ट रहता है। ठीक है, इंटरनल बैरियर वोल्टेज कितने हैं, काफी कॉमन सा क्वेश्चन है। 2015-16 में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता फंडामेंटल, लेकिन आजकल नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज द मुरे टेस्ट यूज टू फाइंड फॉल्ट लोकेशन इन एन अंडरग्राउंड केबल। मुरे टेस्ट जो है वो
फॉल्ट लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए कैसे परफॉर्म किए जाते हैं, हम उसमें यूज़ करने के लिए एक व्हीटस्टोन ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो बाय मेकिंग वन व्हीटस्टोन ब्रिज। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये मुर्रे लूप टेस्ट जो है रहता है, ये पर्टिकुलरली हमें लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉल्ट्स की जो लोकेशन रहती है अंडरग्राउंड केबल में, उसके लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइट इन अ सेल। ठीक है, ऑफ चाहिए था, ओडी हो गया। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करना होगा तो हम लोग हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ना कि हाइग्रोमीटर, ये गलत हो जाएगा। ये होता है हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजरमेंट के लिए हमारे बैटरीज के अंदर या फिर सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट रहता है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजरमेंट के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में 116। सिलेक्ट द करेक्ट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन वायरिंग डायग्राम। ये वायरिंग डायग्राम से वायरिंग डायग्राम से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास एक फेज है और एक न्यूट्रल है। इससे जैसे हमारा पेड़ रहता है, कैसे पेड़ की जड़ें होगी और इसकी शाखाएं बनती है अलग 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 अलग। ठीक है, तो ये इसी तरीके से ट्री सिस्टम हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, ये जो एक हमारा फेज और न्यूट्रल है, इससे हमने अलग अलग ब्रांचेस सब सर्किट्स बनाए। ठीक है, इसी से आप ध्यान में रख सकते हो। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैडर प्रोग्रामिंग इज द मोस्ट कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉर पीएलसी विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द फीचर ऑफ द लैडर प्रोग्रामिंग। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। अगर आप सेशन को एनालाइज करते हो, ये हमने एज इज क्वेश्चन किया क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया। जिन्होंने भी पीएलसी वाला कोर्स ज्वाइन करके रखा बेसिक पीएलसी का, उससे आपने देखा होगा कि सेम क्वेश्चन नहीं किया। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग लैडर प्रोग्रामिंग को रिलीज करते हैं, ठीक है, उस केस में हमारा एक साइड में स्विचेस रहते हैं और एक साइड में हमारे पास आउटपुट रहता है। आउटपुट कौन सी साइड में रहता है? ठीक है, जनरली ओके, ये हमारे नॉर्मली क्लोज नॉर्मली ओपन है। ठीक है, आउटपुट रहता है हमारे राइट हैंड साइड में। ओके, देखिएगा यही सेम हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। बोला क्या गया है? इनपुट इंस्ट्रक्शन आर कनेक्टेड एंटर टू द राइट, नहीं, गलत हो जाएगा। और आउटपुट बोला गया कि हमारे लोकेटेड लेफ्ट रहते हैं, यहाँ पे गलत है। इनपुट हमारे लेफ्ट हैंड साइड में रहता है और आउटपुट जो है हमारे राइट हैंड साइड में। लैडर प्रोग्रामिंग में एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर रहता है, इसलिए इसका उन्होंने उल्टा कर दिया और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया। तो इससे आपने क्या सीखा कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस होना जरूरी है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके कारण ऐसा क्या होता है कि आपको बेसिक से कॉन्सेप्ट के और क्वेश्चन पूछते हैं लेकिन आप कंफ्यूज काफ़ी हो जाता है, क्योंकि हमें प्रैक्टिस रहती है कि हमारे मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। उसी के लिए मैं मेंशन कर दोगे, सब फंडामेंटल के ऊपर जरूर ध्यान दीजिएगा। डेफिनेटली सिलेक्शन आपका 4 से 6 महीने के अंदर हो जाएगा अगर आप सिंसियर है तो उतने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक व्हाट शुड बी द बोला गया है, व्हाट शुड बी द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ एच लो वोल्टेज साइड ऑफ अ 1600 kVA 20 kV by 400 kV 3 phase oil filled ट्रांसफार्मर विदाउट द ऑयल टैंक ड्राई टाइम एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके लिए काफ़ी सिंपल सा फॉर्मूला आता है जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस आता है, आर विल बी इक्वल्स टू सी इंटू वी डिवाइड बाय रहता है अंडर रूट ऑफ एस। ठीक है, अंडर रूट ऑफ एस। ये वी क्या होता है गाइस? ये रहता है हमारा वोल्टेज ऑफ हाई वोल्टेज साइड या फिर लो वोल्टेज साइड। ठीक है, सी क्या है हमारा 1.5 है हमारे पास। एस जो है ये हमारे केवीए रेटिंग रहते हैं पर्टिकुलरली। ठीक है, अगर हमारे लो वोल्टेज साइड की बात की तो हमारे पास 20 kV के लिए ये वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इसमें वैल्यू क्या बनेगा? 1.5। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज कितना है हमारे पास? 20 kV। 20 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय हमें क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट ऑफ एस। केवी कितना है हमारे पास में? 1600 है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 1600। इसका जो करेक्ट आंसर आता है वो आता है हमारे पास में 750। ठीक है, 750 मेगा ओम्स। ये हो गया हमारे हाई वोल्टेज साइड के लिए। अगर लो वोल्टेज साइड के लिए वैल्यू पूछी जाती है तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज रहेगी 400 वोल्ट। ठीक है, हमने यहाँ पे एचवी का पहले कंसिडर कर लिया था। यहाँ पे अगर हमारे 400 वोल्ट रहता है, ठीक है, तो उसी केस में हमारा इसका जो आंसर आ जाएगा ये रहेगा हमारे पास 15 मेगा ओम एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। Okay, option A will be the correct answer in this case. Next question is what should be the resistance between the consumer earth terminal and earth continuity conductor at the end. ठीक है, रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए बिटवीन कंज्यूमर अर्थ टर्मिनल और अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर का? इट शुड नॉट बी लेस देन 1 ओम। ठीक है, इन बेसिक इट शुड नॉट नहीं बोला गया, इट शुड बी लेस देन 1 ओम। वो 1 ओम से ही कम होना चाहिए, 2 ओम 3 ओम नहीं चलने वाला है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन फॉर स्टेप एंगल फॉर अ स्टेपर मोटर। अभी हमने इसके पहले देखा गाइस। ठीक है, स्टेप एंगल किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 360 डिग्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टेटर फेजेस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ रोटर टीथ्स। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन HVDC system
in a HVDC substation has a more than 2 converter station and interconnecting DC terminal lines, what do we call this substation? इसको हम लोग मल्टीलिंक कहते हैं गाइस, मल्टीलिंक डीसी टर्मिनल स्टेशन। अब इस तरीके से देखिए, ये क्या होता है, एसी सिस्टम में एसी जनरेट होते हैं, उसको कन्वर्ट किया जाता है, फिर से ओवरहेड लाइन के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है, फिर से कन्वर्टर स्टेशन रहता है, इसको इन्वर्ट करते हैं बेसिकली यहाँ से एसी टू डीसी, फिर डीसी टू एसी हम लोग कन्वर्ट करते हैं, और फिर से ये यहाँ पे एसी टर्मिनल रहता है। ये क्या होता है, अल्टीमेटली हम लोग एसी में ही जनरेट कर रहे हैं, हम लोग फंक्शनल एसी में ही है, लेकिन ट्रांसमिट करते वक्त हम लोग यहाँ पे डीसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे अगर एक जो हमारे सबस्टेशन के लेआउट्स है, ठीक है, या फिर हम लोग सकते हैं अगर ऐसे 2 से 3 कन्वर्टर स्टेशन कनेक्टेड है तो हम लोग उसको मल्टी टर्मिनल डीसी सबस्टेशन करके कहते हैं गाइस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द फॉर्मूला फॉर इकोनॉमिक वोल्टेज बिटवीन द लाइन्स एंड अ 3-phase सिस्टम एज पर द एम्पेरिकल फॉर्मूला वेयर वी इज द लाइन वोल्टेज किलोवोल्ट, एल इज द डिस्टेंस of the transmission line in a kilometer and P is the maximum power per phase to be delivered in a single circuit। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, सिंपल आपको फॉर्मूला ही पूछा गया, ध्यान में रख लीजिएगा। V इज इक्वल टू 5.5 इन ब्रैकेट L अपॉन 1.6 प्लस 3P डिवाइड बाई 100, मतलब ये अंडर रूट में होना चाहिए था, यहाँ पे हमने पावर 1/2 करा दिया। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ठीक है, यहाँ पे V क्या है, ये होता है हमारा मैक्सिमम वोल्टेज किलो वोल्ट में, P जो होता है हमारा वो होता है हमारा पावर फॉर अ फेज। ठीक है, और L क्या होता है, ये हमारा डिस्टेंस है, ना कि इंडक्टेंस, ये हमारा डिस्टेंस रहता है पर्टिकुलरली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पीपल वर्कड विद हैंड टूल्स मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल इन देयर ओन होम्स और इन अ स्मॉल शॉप। इन द 3rd quarter ऑफ द 18th century विच पावर वॉज अप्लाइड टू द मशीनरी। उस केस में हम लोग स्टीम पावर अप्लाइड किया जाता है उस टाइम पे मशीनरीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लोड and for what duration is it applied to the insulator for the proof load test? proof load test के लिए कितना लोड कितना ड्यूरेशन के लिए अप्लाई किया जाता है? एक लोड जो है 20% इन एक्सेस ऑफ अ स्पेसिफाइड मैक्सिमम वर्किंग लोड इज अप्लाइड फॉर अबाउट 1 minute। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर द डिटेक्शन ऑफ अ वैलिड सिग्नल इन अ PLC इट पासेज द सिग्नल टू द लॉजिक सेक्शन थ्रू अ आइसोलेशन सर्किट। व्हाट इज दिस लोकेशन सर्किट मेडअप ऑफ? ठीक है, ये लोकेशन ये जो आइसोलेशन सर्किट है, हमने लोकेशन कहा गलती से, आई अपोलोजाइज फॉर द सेम मिस्टेक। व्हाट इज द लोकेशन, व्हाट इज द आइसोलेशन सर्किट मेडअप ऑफ? ठीक है, तो ये आइसोलेशन सर्किट जो है ऑप्टो कपलर रहता है भाई, इस मैंने आपको इसको पढ़ाया था अच्छी तरीके से। जब भी हमारा सिग्नल डिटेक्ट होता है, ठीक है, PLC में, तो वो पास किया जाता है टू द लॉजिक सेक्शन थ्रू आइसोलेशन सर्किट। तो ये जो आइसोलेशन सर्किट है वो हमारा ऑप्टो कपलर रहता है। ठीक है, ऑप्टो कपलर क्या रहता है पर्टिकुलरली, ये हमारा डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल या फिर डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल करंट जो है यहाँ पे हमारा फीड नहीं होता। ठीक है, इससे क्या है हमारे PLC काफ़ी प्रोटेक्टेड रहता है पर्टिकुलरली। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास है, व्हाट टाइप ऑफ वेल्डिंग इज शोन इन द अबव फिगर। यहाँ पे जो फिगर बताई गई कौन से टाइप की वेल्डिंग है, अगर आप इसको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करते हो तो इसमें ही इसका करेक्ट आंसर है। इलेक्ट्रॉन बीम जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। वेल्डिंग को काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने गाइस टॉपिक 24 या फिर आप देख सकते हो टॉपिक 19 या 24 वैसा है हमारे UPPCL कोर्स के अंदर, आप उसको जाके अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। हमने वेल्डिंग के जो हमने मेटल आर्क वेल्डिंग है, अलग अलग टाइप्स हो गया। ठीक है, हीटिंग और वेल्डिंग को तो सेपरेटली हमने डिस्कस करके रखा है भाई, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, वहाँ पे हमने सारी चीज़ें फंडामेंटल डिस्कस की है। ठीक है, MCQ ही हमने सिर्फ डिस्कस नहीं किया, इसके साथ साथ हमने फंडामेंटल थियरी भी वहाँ पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैथ इंस्ट्रक्शन इन अ PLC। ठीक है, मैथ्स इंस्ट्रक्शन कौन सी PLC में, वो है हमारे CPT। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ अ नॉइज हम साउंड इन द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में जो हमिंग या फिर नॉइज साउंड प्रोड्यूस होता है उसका कारण क्या है? कोर जो है वो हमारे थिन लैमिनेशन का बना रहता है जो वाइब्रेट होता है बिकॉज ऑफ द अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, और उसी के कारण जो है वो एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट होता है, और वो हर एक स्लाइड साइकिल के लिए एक काफ़ी स्लाइटली वो एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उसी के कारण वो हमारी हमिंग साउंड प्रोड्यूस होता है ट्रांसफार्मर में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कंडीशन फॉर फंक्शन f of x इज सेड टू बी द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल x। ये सेम क्वेश्चन हम लोग मैथ्स के सेशन में कवर करा देंगे, इसका करेक्ट आंसर ए है, बट आप इसकी चिंता मत करो, हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी इफ s इज इक्वल टू 3t² - 2t + 3। अभी हमने इसका एक क्वेश्चन दिया था। ठीक है, तो इसका जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ds/dt विच इज इक्वल टू ये 3t का आपको सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग डेरिवेट करेंगे तो 2 × 3 विल बी 6t - 2। ठीक है, तो जो इनिशियल वेलोसिटी फाइंड होगी एट t इज इक्वल टू 0, तो ये t इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, -2 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज द सेमीकंडक्टर क्रिस्टल बॉन्डेड। एक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल किस तरीके से बॉन्ड किया जाता है, बाय इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कुछ कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन है, हम लोग उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस ना देखे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं गाइस। एक और क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट लेवल ऑफ ऑटोमेशन हायरार्की। ऑटोमेशन हायरार्की की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे लोएस्ट लेवल रहती है हमारी फील्ड लेवल। फील्ड लेवल पे हमारे पास में सेंसर्स वगैरह रहते हैं, इक्विपमेंट्स वगैरह रहते हैं पर्टिकुलरली, ठीक है। उसके बाद में रहते हैं कंट्रोल, सुपरवाइजरी, प्लानिंग एंड देन मैनेजमेंट लेवल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये चार ध्यान में रख लीजिएगा, आने वाले समय में डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली डिफाइंड एज अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट विद इन अ स्काडा सिस्टम। स्काडा सिस्टम में किसको हम लोग कम्युनिकेशन सैटेलाइट करके डिफाइन करते हैं, वो होता है RTU, जिसको हम लोग कहते हैं रिमोट टर्मिनल यूनिट। ओके, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूजुअल KVA रेटिंग फॉर रिवॉल्विंग आर्मेचर टाइप ऑफ अल्टरनेटर। ठीक है, रिवॉल्विंग आर्मेचर टाइप ऑफ अल्टरनेटर की यूजुअल KVA रेटिंग क्या है, इट इज रिलेटिवली स्मॉल KVA कैपेसिटी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ओके, फंडामेंटल है, सिंपल है। बोला क्या गया, रिवॉल्विंग आर्मेचर टाइप, जस्ट उल्टा हो गया। ठीक है, हमारा रिवॉल्विंग आर्मेचर रहता है क्या, नहीं, हमारा स्टेशनरी आर्मेचर रहता है। फील्ड जो रहती है वो रोटेटिंग रहती है और स्टेशनरी हमारा आर्मेचर रहता है पर्टिकुलरली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन फॉर्मल प्रोसेस इज यूज टू प्रेडिक्ट द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ अ प्लान, पॉलिसी, प्रोग्राम और अ प्रोजेक्ट बिफोर द डिसीजन टू मूव फॉरवर्ड विद द प्रपोज्ड एक्शन। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्रोसेस। उसको हम लोग कहते हैं EIA, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का। ठीक है, एक कोई भी प्रोजेक्ट हम लोग लाते हैं, या फिर उसका पॉजिटिव आउटकम हो सकता है या फिर नेगेटिव आउटकम हो सकता है। प्रोजेक्ट मतलब कोई अगर हम लोग इंडस्ट्री सेटअप कराना चाहते हैं, ठीक है, एक प्लान हो या फिर पॉलिसी अगर गवर्नमेंट लाती है, कोई प्रोग्राम अगर लॉन्च करते हैं, तो उसका हमारे पर्यावरण के ऊपर क्या इफेक्ट होता है उसको जांचने का जो काम रहता है वो हमारा रहता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। उसी को हम लोग कहते हैं EIA। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, आपको फैक्ट बता देता हूँ। सर्किट ब्रेकर में आपने देखा होगा कि जो हमारी मेकिंग कैपेसिटी और ब्रेकिंग कैपेसिटी हमने काफ़ी बार पढ़ चुके थे। पर्टिकुलरली हम लोग ये वैल्यू ध्यान में रखते थे 2.55 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है 1.8 दिखाई दे रहा है, एग्जामिनेशन में कंफ्यूज होता है एस्पिरेंट। तो मेकिंग कैपेसिटी रहती है 2.55 टाइम्स है, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करके देखोगे 1.8 इंटू √2 तो उसका आंसर आता है 2.55 टाइम्स। ठीक है, तो मेकिंग कैपेसिटी इज ग्रेटर देन द सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी एंड इट इज इक्वल्स टू, चाहे आप 2.55 लिखो या फिर 1.8 इंटू √2 लिखो, वन एंड द सेम थिंग है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। पूछने का तरीका, नजरिया थोड़ा सा चेंज करा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेम क्वेश्चन है गाइस, अभी हमने देखा था। व्हाट शुड बी द क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। इट शुड नॉट बी इधर लेस देन 2.9 mm² और हाफ ऑफ द इंस्टॉलेशन कंडक्टर। सेम क्वेश्चन हमें दो बार दिखाई दिया। ठीक है, फाइंड द रेंज ऑफ अ स्पीड एट विच सिंक्रोनस मशीन आर मोस्ट इकोनॉमिकल। सिंक्रोनस मशीन जो है मोस्ट इकोनॉमिकल कब रहती है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा गाइस, वो बिलो 300 RPM पर रहती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सेक्शन ऑफ एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 प्रोवाइड्स द स्टेट गवर्नमेंट टू डिक्लेयर एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरियाज इन अ कंसल्टेशन विद SPCB। SPCB के साथ मिलके, ठीक है, ये स्टेट जो है हमारा डिफाइन कर सकता है कि एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरियाज कौन से है करके। तो ये सेक्शन 19 के तहत आता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है गाइस आपको कि इतना डेप्थ में जाके आप इसके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो। फंडामेंटल जो एनवायरनमेंट का सेशन है हमने कोर्स के अंदर पढ़ा के रखा, उसमें से काफ़ी फंडामेंटल चीज़ें कवर अप हो जाएगी। इसके बियॉन्ड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको डेफिनेटली, मैं चाहूँगा कि आप उसको अटेम्प्ट ना करें। आपकी जो एनर्जी है, आपका जो समय दूसरे अच्छी तरीके से टॉपिक्स में प्रिपेयर कराने के लिए लगा दें। हालांकि जो हमने एनवायरनमेंट के जो टॉपिक्स हैं जो अच्छी तरीके से पढ़ करके उसको तो रिकॉल करके जाना ही जाना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते गाइस। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 140 है, आइडेंटिफाई द DC जनरेटर रिप्रेजेंट इन द अबव फिगर। मैंने डायरेक्टली बताया था कि आपको सर्किट डायग्राम के ऊपर एज इट इज क्वेश्चन बनेंगे करके। ठीक है, तो यहाँ पे जो DC जनरेटर रिप्रेजेंट किया गया ये हमारा एक लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है गाइस। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। Next question is, what is the connected across the output terminal of a solid state relay to protect the semiconductor output switching devices from noise and a voltage transient spike when is used to switch highly inductive और capacitive load। तो उस केस में हमारा RC नेटवर्क यूज किया जाता है पर्टिकुलरली। ठीक है, RC नेटवर्क यहाँ पे हमारा यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है कि हमें प्रोटेक्ट कर रहा था हमारे सॉलिड स्टेट रिले को। ठीक है, जो हाई वोल्टेज नॉइसेज और ट्रांजिएंट्स रहते हैं उससे हमारा RC नेटवर्क। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये जो इमेज थी गाइस ये हमने एडिशनली इसके अंदर एड अप करके रखी थी, यहाँ पे आपको मेंशन नहीं किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज आउटपुट वोल्टेज ऑफ IC 7905 वोल्टेज रेगुलेटर। मैंने आपको 78 भी बताया था और 75 भी बताया था। 78 जो है पॉजिटिव के लिए रहता है, 7905 ठीक है, तो 79 नेगेटिव के लिए, तो -5 वोल्ट हमें इससे
प्रोड्यूस हम लोग कर सकते हैं, रेगुलेटेड आईसी हम लोग उसको कहते हैं, ठीक है। तो 7-8 की जो सीरीज रहती है 7805 रहता है, ठीक है, 06 रहता है, 08 रहता है, ठीक है। जो एंड के 2 डिजिट से हमें बताते हैं कि उसका वोल्टेज कितना है, 7-9 है तो नेगेटिव रहेगा, 7-8 है तो हमारा पॉजिटिव रहेगा। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस, ठीक है। Next question is, in a type of a backup protection method, the same breaker is used by both main and backup protection, but the protective systems are different. Separate trip coils may be provided for the same breaker. What is the type of backup protection method? उसको हम लोग कहते हैं relay backup method guys. Option A will be the correct answer in this case, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे उन्होंने पूछ लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल ड्राइव इज शोन इन द अबव फिगर। ये इलेक्ट्रिकल ड्राइव का कौन सा एक मेथोडोलॉजी है। तो यहाँ पे एक सिंगल मशीन है और यहाँ पे हमारे पास में अलग अलग मोटर्स है, ठीक है। तो ये हमारा इंडिविजुअल ड्राइव, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द करंट इन द प्रेशर कॉइल फॉर अ लो पावर फैक्टर वाटमीटर कंपेयर टू दैट ऑफ हाई पावर वाटमीटर, ठीक है। हाई पावर वाटमीटर से कंपेरिजन में लो पावर वाटमीटर में उसका करंट कितना रहता है, 10 गुना ज़्यादा रहता है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the load and how many points should be there in a sub circuit which is one of the electrical distribution from the main distribution board। तो उसमें हमारे पास में 800 वाट होना चाहिए मैक्सिमम और उसमें हमारा मोर देन 10 पॉइंट्स नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। What are the input for a NAND gate for which the output will be 0? NAND gate के लिए हमें AND gate का ट्रूथ टेबल पता होना चाहिए, 00, 01, 10, 11। ये हमारे दो इनपुट्स होते हैं ए और बी। आउटपुट में हमारे एंड गेट में किस तरीके से आउटपुट आता है, जब हमारे दोनों गेट अगर दोनों इनपुट हमारे 1 है तो ही हमारा आउटपुट आता है 1, बाकी कंडीशन में 0। इसी के उल्टा जो है हमारा नैंड गेट कुछ इस तरीके से हमारा रहता है, ठीक है। तो दोनों अगर हमारे इनपुट 0 है, ठीक है, दोनों हमारे इनपुट जो है अगर 1 है तो ही जाके हमें आउटपुट 0 मिलता है, ठीक है। बाकी कंडीशन में 1 रहता है। कंडीशन में आपको पता होना चाहिए नैंड और नॉर गेट जो है हमारे यूनिवर्सल गेट्स रहते हैं, पर्टिकुलरली यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। Next question is, which of the following tools is used to create a gap in a wiring where two wires intersect each other? दो वायर इंटरसेक्ट जब होते हैं एक दूसरे के साथ में तब उसको गैप टूल से हम लोग सेपरेट करते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट परसेंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन इज यूज्ड बाय द ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट में कितने परसेंट ऑफ सन की एनर्जी यूज की जाती है, ओनली 1 to 2% ही ये एनर्जी यूज करता है गाइस। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन। सेम क्वेश्चन आपको 2 बार पूछ लिया गाइस, जो अभी मैंने आपको बताया था मेकिंग कैपेसिटी और ब्रेकिंग कैपेसिटी का। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। तो ये थे गाइस काफी इंपॉर्टेंट 150 क्वेश्चन जो आपको सेकंड शिफ्ट में 28 तारीख को पूछे गए थे। काफ़ी अच्छे से सेशन हमने अभी तक डिस्कस किया गया। आपको सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज और कोचिफाई को यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो दोनों कोर्स मैंने आपको बताया, जीके का और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज का यूपीपीसीएल जी कोर्स, उसको डेफिनेटली ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल से कनेक्टेड रहेगा सो दैट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको और अपडेट्स मिलते रहे टाइम टू टाइम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइज, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में।